हेलो एवरीवन, माय नेम इज सितेंद्र चौधरी एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू प्रेप आईएएस। दोस्तों, हम लोग कर रहे हैं क्रैश कोर्स 2023 के लिए लेक्चर्स, जिसमें हमारा पूरा फोकस प्रीलिम्स के ऊपर रहने वाला है। और अभी तक हम लोग 6 लेक्चर कर चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने एनवायरमेंट इकोलॉजी के रिगार्डिंग जो बेसिक चीजें हैं, कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं, वो हम लोगों ने कर ली हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव कवर्ड क्लाइमेट चेंज, वी हैव कवर्ड बायोडाइवर्सिटी, वी हैव कवर्ड पोल्यूशन एज वेल। और बीच बीच में हम लोगों ने कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देखे हैं। जो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किए थे, आज उनको मैं दोबारा से रिपीट करूंगा, थोड़ी करेक्शन की वहां पे रिक्वायरमेंट है। लेकिन इसके अलावा जो मेन चीजें हमारी बची हुई हैं अभी तक एनवायरमेंट इकोलॉजी में, बेसिक 3 चीजें बची हुई हैं। एक हमारा हो जाता है एक्ट्स और जो लेजिस्लेशन जो होते हैं डोमेस्टिक और इंटरनेशनल। उसके अलावा जो इंटरनेशनल और डोमेस्टिक ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो हमारी रहती हैं। और सबसे लास्ट में हमारी रहती हैं कन्वेंशंस। और यहां से बैक टू बैक लगातार क्वेश्चंस आते हैं, खासकर ऑर्गेनाइजेशन और खासकर कन्वेंशन से, क्योंकि ये बहुत ज्यादा ना डायनामिक टाइप का नेचर होता है इसका। करंट अफेयर बहुत आता है यहाँ पे। तो आज हम लोग बेसिकली हमारा जो मेजर फोकस रहेगा वो रहेगा ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर। इसमें हम लोग डोमेस्टिक ऑर्गेनाइजेशन और इंटरनेशनल दोनों को ही कवर करने वाले हैं। आई वुड से कि 99% ऑर्गेनाइजेशंस एक्चुअली हम लोगों ने यहाँ पे कवर कर ली हैं। तो इस डॉक्यूमेंट आपको मिल ही जाएगा, इसका पीडीएफ आपको मिल जाता है। क्लास अगर आप देखोगे तो आपकी एक अच्छी खासी रिवीजन भी हो जाएगी। इसको करने के बाद देखिए यार, हमेशा मैं ये नहीं कहता हूँ 100%, कुछ ना कुछ ऑर्गेनाइजेशंस यूपीएससी ऐसी ढूंढ ही लेता है छोटी मोटी, जो यूजुअली हम लोगों की नजर से निकल जाती हैं। लेकिन उसके लिए हमें कंसर्न नहीं होना है, क्योंकि हर क्वेश्चन तो हम लोग अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। बट यस, मैक्सिमम क्वेश्चन हम लोग यहाँ से डेफिनेटली अटेम्प्ट कर सकते हैं। और एनवायरमेंट इकोलॉजी में जो ज्यादा मेजर पार्ट होता है वो तो करंट अफेयर का ही होता है। और लास्ट ईयर का पूरा करंट अफेयर हमारे चैनल पे ऑलरेडी आ चुका है, प्रीवियस ईयर का भी आ चुका है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि कम से कम 2 साल का करंट अफेयर आप करके जाएं, एटलीस्ट 1.5 ईयर का तो करके ही जाना चाहिए। लेकिन अगर आपके पास समय है, आपने पहले से ठीक ठाक पढ़ाई कर रखी है, तो अगर आप 2 साल का करंट अफेयर भी करके चले जाते हो, तो हम लोग पूरी तरह से इंश्योर हो सकते हैं कि यस 95% क्वेश्चन हम लोग एग्जाम में सही से अटेम्प्ट करके आएंगे। और रिवीजन यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आप रिवीजन नहीं करोगे तो कंटेंट को रिटेन नहीं कर पाओगे। तो एक बार पढ़ने का मतलब ये नहीं कि अच्छा हो गया अब ये एग्जाम में आ जाएगा, नो। कम से कम 2-3 बार रिवीजन करके जाइए, तब हम लोग यहाँ पे इसको करने वाले हैं। तो ज्यादा ज्यादा डिले नहीं करते हैं काम की बात और बढ़ते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे। लास्ट लेक्चर में मैंने किया था, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन के अंदर करेक्शन की रिक्वायरमेंट थी। तो ये क्वेश्चन 2019 का है, ये क्वेश्चन 2014 का है। 19 वाला क्वेश्चन देखिए क्या कहता था। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 जो हम लोग कर चुके हैं, एम्पावर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू स्टेट द requirement of the public participation on the process of environment protection and the procedure and the manner which is sought, lay down the standard for the emission or discharge of the environment pollutants from the various sources। तो ये जो पब्लिक पार्टिसिपेशन वगैरह के लिए जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं, वो सब काम एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट का नहीं होता है। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट जो 1986 का है, इसके तहत हम लोग क्या करते हैं, जो एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट्स होते हैं, जो अलग अलग सोर्सेज से आते हैं, अलग अलग इंडस्ट्री से आते हैं, कहीं से भी आते हैं, उनके लिए स्टैंडर्ड जो है वो एमिशन कितना होगा, कैसा होगा, वो डिसाइड किया जाता है। तो ओनली 2 इज करेक्ट। ये वाला क्वेश्चन जो है पिछली लेक्चर में जो है, इसका आंसर जो है शायद मैंने 1, 2 एंड 3 दिया था, बट ऐसा नहीं है। इसका आंसर जो है 2 एंड 3 है। एनवायरमेंटल एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया वाज एस्टिमेटेड अंडर, नो, ये एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के अंडर में नहीं आता है। ये सारी ऑर्गेनाइजेशन हम लोग आज करने वाले हैं क्लास में, गंगा रिवर बेसिन, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, एनिमल बोर्ड वगैरह, और इसके साथ और भी बहुत सारी हैं जो हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। तो इसका आंसर हो जाता है ओनली 2 एंड 3। उसके अलावा वी हैव क्वेश्चन इन 2015 ऑल्सो, जो कि जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी के बारे में बात करता है। ये भी आज हम लोग लेक्चर में पढ़ेंगे, इसको भी हम लोग देखेंगे। तो इसका आंसर हो जाता है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन 1986। ये सब आज हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं क्लास में, ठीक है। उसके अलावा एसिडिफिकेशन वगैरह जो टॉपिक था, इसके अंदर सारा कुछ हो जाता है। तो जो कैलकेरियस फाइटोप्लैंक्टन होते हैं हमारे, फाइटोप्लैंक्टन क्या होते हैं? फाइटोप्लैंक्टन जो है कुछ टाइप ऑफ अलगे होते हैं, दे आर वेरी माइक्रोस्कोपिक ऑल्सो, दे डू नॉट हैव देयर इंडिपेंडेंट मूवमेंट। फाइटोप्लैंक्टन और जूप्लैंक्टन की यही एक खास बात होती है कि दे डू नॉट हैव देयर इंडिपेंडेंट मूवमेंट। जहां पे वाटर फ्लो करता है वो वहीं पे फोटो फ्लो जो है वो भी फ्लो करते हैं। और जो फोटोफाइल प्लैंक्टन जो है वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, दे आर ऑटोट्रोफ्स होते हैं, जिसके ऊपर हमारे जो है हेटेरोट्रोफ्स डिपेंड करते हैं। तो कैलकेरियस जो फोटो प्लैंक्टन्स होते हैं, अगर बहुत ज्यादा एसिडिफिकेशन हो जाती है ओशंस की, तो डेफिनेटली उनकी ग्रोथ को इंपैक्ट करता है नेगेटिवली। तो दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ग्रोथ एंड द सर्वाइवल ऑफ द कोरल रीफ, यस ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। द सर्वाइवल ऑफ द, देखिए यार, उसके अंदर हमारे जू प्लैंक्टन फाइटो प्लैंक्टन वगैरह होते हैं। जब देखिए सीधी सी बात है, जब ओशन एसिडिक हो जाएगा तो हमारा जो वहां पे जो लाइमस्टोन्स होते हैं,
हमारे जो कैल्शियम बाइकार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट के जो मटेरियल्स होते हैं वो सबकी वहां पे जो सबके साथ जो है रिएक्शन करता है और उनको डैमेज करता है। तो वही चीज आपकी कोरल रीफ के अंदर भी होती है, वही आपका फाइटो जो कैलकेरियस फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं यहाँ पर भी होती है। सर्वाइवल ऑफ द सम एनिमल्स दैट हैव फाइटोप्लैंक्टोनिक लार्वा विल बी एडवर्सली इफेक्टेड। तो इसको तो आप ऊपर वाले से रिलेट कर सकते हो, है ना, फाइटोप्लैंक्टन को इंपैक्ट करेगा ही, तो लार्वा वगैरह को भी इंपैक्ट करेगा। द क्लाउड सीडिंग एंड द फॉर्मेशन ऑफ द क्लाउड विल बी एडवर्सली इंपैक्टेड ऑफ कोर्स, क्योंकि जो क्लाउड सीडिंग वगैरह होती है, जो फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स होते हैं, उसके अंदर क्या होता है, हमारे बहुत सारे हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई होते हैं, हमारे ओशन से इवेपोरेशन होती है, फिर बाद में वही हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई जो है हमारे कंडेंसेशन में पार्टिसिपेट करते हैं और हमारी क्लाउड फॉर्मेशन होती है। तो एसिडिफिकेशन से वो सारी चीजें भी यहाँ पे इंपैक्ट हो जाती हैं। तो इसका आंसर हो जाता है हमारा 1, 2, 3 एंड 4। तो ये जो है 4 क्वेश्चंस थे जो मैंने प्रीवियस क्लास में भी करवाए थे। इसके अंदर ये एक क्वेश्चन के अंदर थोड़ा जो है मिस्टेक हो गया, तो वो थोड़ा रेक्टिफाई हम लोगों ने किया है। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दुनिया भर की ऑर्गेनाइजेशंस, एनवायरमेंटल इंस्टीट्यूशंस या ऑर्गेनाइजेशंस एंड एनवायरमेंटल लेजिस्लेशंस। लेजिस्लेशन हम थोड़ा सा बाद में भी करेंगे जो कन्वेंशन के साथ जुड़ा हुआ है। आज हम वो लेजिस्लेशन देखेंगे जो हम लोग इंडिपेंडेंट जो है काम करते हैं, और बहुत सारे इंस्टीट्यूशन जिसके अंदर डोमेस्टिक भी आ गए और बहुत सारे इंटरनेशनल भी आ गए। तो ये लेक्चर थोड़ा सा लंबा होने वाला है, लेकिन एक चीज की गारंटी देता हूं, अगर आपने इस कंटेंट को अच्छे से 2-3 बार पढ़ लिया और इस लेक्चर को अगर आपने देख लिया थ्रू आउट, क्योंकि बहुत सारी चीजें जब हम लेक्चर में देखते हैं सुनते हैं तो हमारे मेमोरी में आ जाती हैं, तो आपकी रिवीजन भी हो जाएगी, आपका कंटेंट कवर हो जाएगा। क्लास करने के बाद इस कंटेंट को जब पढ़ोगे ना तो 1-2 बार में ही आपका बिल्कुल क्लैरिटी आ जाएगा। और एग्जाम में अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठा के देखो, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस सेक्शन से। और इसके साथ अगर आप कन्वेंशन भी जोड़ देते हो तो हमारा इन्वायरमेंट और इकोलॉजी का बहुत बड़ा पोर्शन यहाँ पे कवर हो जाता है। तो आज हम लोग करने वाले हैं बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस, और क्योंकि मोस्टली इंफॉर्मेशन फैक्चुअल रहने वाली है तो आई विल कवर द वो दैट पार्ट ऑल्सो, और थोड़ा सा उसको एक्सपेंड करने की कोशिश करेंगे। और कंटेंट आपको ये मिल ही जाएगा, आप डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो लिंक आपको मिल जाता है, डाउनलोड कर सकते हो। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन, छोटी से लेके छोटी, बड़ी से लेके बड़ी, वो हम लोगों ने यहाँ पे कवर करने की कोशिश की है विद अ डिसेंट एक्सप्लेनेशन। ठीक है। अब इसमें से वैसे तो मोस्टली जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रीलिम्स के लिए दी गई है, लेकिन उसके अंदर भी आप थोड़ा बहुत कट डाउन कर सकते हो, थोड़ा सा फैक्ट्स के ऊपर ज्यादा फोकस कर सकते हो। खासकर जैसे जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जो फंक्शंस होते हैं, अगर आपके पास समय नहीं तो है तो आप उस चीज को छोड़ सकते हो। हाँ, ऑब्जेक्टिव वाला फिर भी थोड़ा सा कर सकते हो, फंक्शंस वाला पार्ट आप जो है स्किप कर सकते हो अगर आपके पास टाइम की कमी है और आपको दूसरा सिलेबस जो है वो कवर करना है, क्योंकि एग्जाम बड़ा पास में आ गया अभी, तो उतना टाइम नहीं है हमारे पास, तो आप कर सकते हो। तो थोड़ा सा लेक्चर लंबा होने वाला है क्योंकि काफी सारी ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन वन स्टॉप सोल्यूशन होने वाला है, बहुत कुछ यहाँ पे आएगा। चलिए, तो दो बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट देखिए, हमारे पास ना 4 बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट होते हैं देखा जाए तो। उन 4 में सिर्फ आप 2 को सबसे इंपॉर्टेंट कह सकते हो। एक हमारे पास आता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, और एक अपने पास आता है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट। ये 2 एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके अलावा फॉरेस्ट राइट एक्ट वगैरह हम लोग लेटर ऑन करेंगे, वो भी काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। और जो एक्ट से शुरुआत हुई थी इंडिया में, वो एक्चुअली यहां से शुरुआत हुई थी 1974, जिसे हम लोग कहते हैं वाटर प्रिवेंशन एंड द कंट्रोल ऑफ द पोल्यूशन एक्ट 1974। बाद में इसको अमेंडमेंट किया 1988 के अंदर, और अभी हमारे पास जो सीपीसीबी है, हमारी सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड अथॉरिटी है, वो अपनी बहुत सारी पावर इसी एक्ट से लेती है। बाद में उसके अंदर हम लोगों ने एयर को भी इंक्लूड कर दिया, लेकिन शुरुआत एक्चुअली यहीं से हुई थी। और आप देखेंगे ये जो 1970s का समय है, सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में ये एक ऐसा टाइम रहा है जब दुनिया भर में ऑर्गेनाइजेशंस बनाई गई एनवायरनमेंट के रिगार्डिंग, दुनिया भर में कन्वेंशन शुरू हुई, बहुत सारी देशों ने अपने अपने जो है एक्ट बनाने शुरू किए। एक्चुअली 1970s का दौर कहा ही जाता है कि ये अवेयरनेस का दौर था। आप देखेंगे 1972 में स्टॉकहोम कन्वेंशन हुआ था, दैट वाज द फर्स्ट वन। फिर 1992 में अर्थ समिट हुआ। तो शुरुआत तो 1992 से ही हुई थी, जब हम लोगों ने एनवायरमेंटल यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम चलाया था, वहां से शुरुआत हुई थी। लेटर ऑन आप जब 1973 में आते हो तो हम लोग यहाँ पे प्रोजेक्ट टाइगर भी हम लोगों ने चलाया। फिर 1974 में हम लोगों ने जो है वोटर एक्ट, इसे वोटर एक्ट भी कहा जाता है, ये हम लोगों ने यहाँ पे जो है पास किया था पार्लियामेंट ने। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट दौर रहा है, राइट। फिर उसके बाद हम लोगों ने बहुत सारे प्रोजेक्ट चलाए बायोडाइवर्सिटी के रिगार्डिंग, और वो सारी चीजें हुई। तो आज हम लोग वो सारी चीजें करेंगे, कोशिश यहाँ पे कवर करने की। तो देखिए क्या कहता है, तो ऑब्वियस सी बात है भाई, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा। वाटर एक्ट का मेन ऑब्जेक्टिव ही है कि भाई हमें जो वाटर पोल्यूशन है उसको प्रिवेंट करना है, कंट्रोल करना है। ठीक है। और द वाटर पोल्यूशन एंड मेंटेनिंग ऑफ द रिस्टोरिंग ऑफ द होलसमनेस एंड द प्योरिटी ऑफ द वाटर। और ये प्योरिटी वाटर कैसे चेक की जाती है, हम लोग लास्ट क्लास में किया था। इसके लिए हम लोग मेजर करते हैं बीओ,
बीओ चेक करते हैं, ऑक्सीजन डिमांड चेक करते हैं, और CO2 चेक करते हैं, बीओडी चेक करते हैं, है ना। मतलब बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, और अपना ऑक्सीजन डिमांड, और जिसे हम लोग प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन भी कह सकते हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ द मरीन ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो वो चीजें हम लोग यहाँ पे करते हैं। सो दैट इज वन थिंग। तो ये जो एक्ट है ये एक रेगुलेटरी अथॉरिटी की तरह काम करता है। कहाँ पे? स्टेट पोल्यूशन जो कंट्रोल बोर्ड बनाए जाते हैं उनको एम्पावर करता है, और जो इंडस्ट्रीज वगैरह बनाई जाती हैं उनके इंडस्ट्री से जो भी सीवेज निकलता है, जो भी पोल्यूटेंट्स निकलते हैं, उनके लिए क्या क्या प्रोविजंस होंगे, रेगुलेटरी प्रोविजंस, जो उनके लिए स्टैंडर्ड जो है क्या क्या होंगे, वो सब यहाँ पे जो क्या चेक किया जाता है, जो फैक्ट्रीज वगैरह से पोल्यूटेंट्स डिस्चार्ज होते हैं। तो ये बेसिकली इसका मेन इशू रहता है। उसके अलावा स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो अपने होते हैं, दे कंट्रोल द सीवेज एंड द इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट डिस्चार्ज बाय द अप्रूविंग, रिजेक्टिंग और द इम्पोजिंग कंडीशंस व्हाइल ग्रांटिंग कंसेंट और द, बेसिकली ये सारा काम वाटर एक्ट के अंदर में ही आता है, चाहे वो स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हो, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हो। इट प्रोवाइड्स देम पावर टू रेगुलेट द एफ्लुएंट, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट डिस्चार्ज बाय द इंडस्ट्रीज इन द वाटर बॉडीज, तो ये वो करता है। देन हमारे पास आता है एयर एक्ट, जिसे हम लोग कहते हैं एयर द एयर प्रिवेंशन एंड द कंट्रोल ऑफ द पोल्यूशन एक्ट 1981। ठीक है, उसका काम क्या था वाटर के अंदर? इसका काम है एयर का जो क्वालिटी है उसको इंप्रूव करना है, जो पोल्यूटेंट्स होते हैं एयर पोल्यूटेंट्स उनके रिलीज को कंट्रोल करना है, रेगुलेट करना है, और प्योरिटी ऑफ एयर को जो है मेंटेन करना है। इस एक्ट के अंदर क्या होता है, ऑल इंडस्ट्रीज ऑपरेटिंग विद इन द डेजिग्नेटेड एयर पोल्यूशन कंट्रोल एरिया मस्ट ऑब्टेन अ कंसेंट परमिट फ्रॉम द स्टेट बोर्ड। तो स्टेट बोर्ड से परमिशन लेनी पड़ती है, एंड दैट पावर टू द स्टेट बोर्ड इज एक्चुअली गिवन बाय एयर एक्ट 1981। और स्टेट्स आर रिक्वायर्ड टू प्रिस्क्राइब एमिशन स्टैंडर्ड्स। ऊपर वाले में एमिशन स्टैंडर्ड किसके लिए हो रहे थे? वाटर के लिए हो रहे थे। इसमें वाटर स्टैंडर्ड किसके लिए हो रहे होंगे? एयर के लिए हो रहे होंगे। जो पोल्यूटेंट्स वगैरह होते हैं वो कम से कम जाएं। पोल्यूटेंट्स हम लोग प्रीवियस क्लास में कर चुके हैं। फिर अपने पास आता है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, जिसका कंटेंट मैंने आपको प्रीवियस क्लास में दे दिया था, थोड़ा सा आप यहाँ पे कवर कर सकते हैं। 8086 भी एक बड़ा खास एरिया ईयर रहा इसको, क्योंकि 1984 में ना भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी। तो उसके बाद सरकार ने रियलाइज किया कि भाई एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट तो करना ही, देखो ह्यूमन लाइफ को तो प्रोटेक्ट करना ही करना है, वो तो ऑफ कोर्स है ही। वो यूनियन कार्बाइड वाला केस आपने पढ़ा ही होगा, आजकल भी काफी न्यूज में रहा है वो। बट सरकार ने उसके बाद सोचा कि यार इस तरह के जो पोल्यूटेंट्स होते हैं, जो टॉक्सिक मटेरियल्स होते हैं, जो जो जहरीली टॉक्सिक गैसेस होती हैं वो हमारे एनवायरमेंट में जाती हैं, तो वी नीड टू डू समथिंग अबाउट दैट। तो गवर्नमेंट ने ट्रेजेडी के बाद जो है 1986 में एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट को पास किया था। ठीक है, इन दिस एक्ट द मेन एम्फोसिस इज गिवन टू द एनवायरमेंट। तो एनवायरमेंट के अंदर तो सब कुछ आ गया है ना, एनवायरमेंट के अंदर वाटर भी आ गया, एयर भी आ गया, लैंड भी आ गया। तो अलग से हम लोगों ने जो वाटर एक्ट बनाए थे और जो एयर एक्ट बनाया था, बेसिकली वो उनके सारे प्रोविजंस को भी यहाँ पे कवर कर रहा है। ठीक है, सेक्शन 19 क्या कहता है? सेक्शन 19 कहता है, इट प्रोवाइड्स दैट एनी पर्सन इन एडिशन टू द ऑथराइज्ड गवर्नमेंट ऑफिशियल मे फाइल अ कंप्लेंट विद द कोर्ट फाइलिंग। तो बेसिकली ये बात कर रहा है, PILs की बात कर रहा है। कोई भी आदमी, कोई भी इंडिया का सिटीजन, चाहे आप गवर्नमेंट ऑफिशियल हो या ना हो, आपको अगर ऐसा लगता है कि इस एक्ट से, कोई इंडस्ट्रियल एक्ट हुआ, कुछ भी हुआ, अगर हमारे एनवायरमेंट को डैमेज हो रहा है, तो आप सीधा कोर्ट के अंदर जा सकते हो, फाइल कंप्लेंट कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि आप डायरेक्टली इंपैक्ट हो रहे हो। यू शुड नॉट बी, और यू मे नॉट बी द फर्स्ट पार्टी, यू कैन बी द सेकंड और थर्ड पार्टी ऑल्सो। तो आप वो कर सकते हो। तो इसे सिटीजन सूट का नाम दिया गया है। तो हमें ध्यान रखना है कि सिटीजन सूट नाम की जो टर्म है वो अपने एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के साथ जुड़ी हुई है, मतलब पब्लिक कोर्ट में जा सकती है। ठीक है, तो सिटीजन शुड प्रोविजन रिक्वायर दैट द पर्सन हैज टू गिव अ नोटिस ऑफ नॉट लेस देन 60 डेज। तो पहले तो 60 दिन का नोटिस देना पड़ेगा, जो भी पोल्यूशन का ऑफेंस किसी ने किया है। ठीक है, सेंट्रल जो गवर्नमेंट को, और उसके जो दूसरी कंपटीटिव अथॉरिटीज हैं, उसके बाद जो है यहाँ पे कार्रवाई हो सकती है। तो ये चीजें हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपको हैंड रिटन कंटेंट दिया था इसका, आप थोड़ा उसको देख सकते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट अपने पास आता है वह है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। बाद में इसको अमेंडमेंट किया गया 1982 के अंदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1972 की, देख मैंने आपको बताया, बहुत खास दिन था। उसी साल नेक्स्ट ईयर हम लोगों ने प्रोजेक्ट टाइगर भी चलाया, और 1972 में जो स्टॉकहोम कन्वेंशन हुआ था, जिसके अंदर इंदिरा गांधी जी गई थी, उसके बाद फिर इंडिया में सारी चीजों की शुरुआत यहाँ पे डेफिनेटली हुई। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है 1972 बनाया गया। इंडिया दुनिया का जो है अराउंड 2.5% के आसपास लैंड एरिया कवर करता है, लेकिन इंडिया के अंदर डाइवर्सिटी जो है वो बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू एरिया।
तो इसीलिए हमारे अंदर ये जो यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है फ्लोरा और फौना की, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए जो है, इससे पहले हमारे पास एज सच कोई डेडिकेटेड एक्ट नहीं था। 1972 में हम लोगों ने बनाया वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ये आपको पता होना चाहिए, राइट। तो क्या करता है ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट प्रोवाइड फॉर द स्टेट वाइल्ड लाइफ एडवाइजरी बोर्ड्स regulations for hunting wild animals and the birds, establishment of the sanctuaries, national parks, regulation for the trade in the wild animals, एनिमल प्रोडक्ट एंड द ट्रॉफीज, जुडिशियली इम्पोज्ड पेनल्टीज। मतलब आप ये समझ लीजिए वाइल्ड लाइफ की प्रोटेक्शन के रिगार्डिंग ये सारी चीजें कवर करता है। आपको सेंचुरी एस्टेब्लिश करनी है, नेशनल पार्क एस्टेब्लिश करना है, एनिमल्स के अंदर ट्रेडिंग अगर आपको ट्रेड आपको करनी है, कमर्शियल एक्टिविटी करनी है, जो ट्रांसलोकेशन वगैरह होता है, वो सारी चीजें वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर जो है कवर की जाती हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट 92 के अंदर जो अमेंडमेंट किया गया, इसने नया प्रोविजन यहाँ पे ऐड किया। दैट प्रोविजन अलाउड परमिट द कैप्चर एंड द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स फॉर साइंटिफिक मैनेजमेंट एंड एनिमल पॉपुलेशन। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट के लिए अगर किसी वाइल्ड लाइफ को कैप्चर किया जाता है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है, तो दैट provision is also added in 1982. Indian government has started some conservation projects for the individual endangered species like hangul 1970, lion 1972, tiger 1973, crocodile 1974, brown altered deer के लिए 1981, elephant के लिए प्रोजेक्ट एलिफेंट हम लोगों ने चलाया, देन गैंजेस डॉल्फिन 1997। और ये सारे के सारे अगर आप यहाँ पे देखेंगे जो भी स्पीसीज हैं वो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर हाईली प्रोटेक्टेड हैं। हाईली प्रोटेक्टेड का मतलब होता है शेड्यूल। हमारे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के अंदर जो है 6 शेड्यूल हुआ करते थे, अभी कम हो गए हैं, दिखाऊंगा आपको वो मैं। तो उन शेड्यूल के अंदर हम लोगों ने अलग अलग फ्लोरा और फोना को प्रोटेक्ट किया हुआ था। जो हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन की चाहिए, जिसको थोड़ा कम चाहिए, उसके हिसाब से हम लोगों ने उसको कैटेगराइज किया था। अपार्ट फ्रॉम दैट ये जो एक्ट है, इसकी वजह से कई सारे इंस्टीट्यूशन भी सेटअप होते हैं, जैसे नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज वगैरह की परमिशन यहाँ से आती है। उसके अलावा हमारा सेंट्रल जो जू अथॉरिटी है वो भी इसी के अंदर में आता है। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारा जो इंडियन बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ है IBWL, ये भी किया जाता है। और नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी को भी इसी एक्ट के अंदर सेटअप किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रीलिम्स। और ये ऑर्गेनाइजेशन अभी आपको मैं क्लास में करवाऊंगा, सारी ऑर्गेनाइजेशन ही करने वाले हैं, तो ये भी इंक्लूड होगा। सो दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू नो अबाउट दिस। अगर हम लोग शेड्यूल्स की बात करें, जो यहाँ पे 6 शेड्यूल हुआ करते थे, जिसको अभी अमेंडमेंट किया गया लास्ट ईयर, जिसके हम लोगों ने कम कर दिए हैं। तो शेड्यूल 1 और शेड्यूल 2 के अंदर ये जो भी यहाँ पे स्पीसीज जो हम लोग कवर करते हैं, वो सबसे ज्यादा हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन उनको दिया जाता है। मतलब लीगल एक्शन होगा अगर आपके पास, अगर आपके ऊपर, अगर आपने वहां पे उनको हंट किया या उनको डैमेज किया, नुकसान आपने उनको पहुंचाया, तो दीज आर द मोस्ट वाइटल सेक्शन ऑफ द आर्ट। सेक्शन कवर्स एनिमल्स विच आर इन द कैटेगरी ऑफ एंडेंजर्ड स्पीसीज। एंडेंजर्ड स्पीसीज वाले को यहां पे इंक्लूड करता है। और अगर आपने इन स्पीसीज को नुकसान पहुंचाया तो भाई सजा तो होगी, फिर सजा तो होगी। लेकिन इसका मतलब क्या है कि ये एनिमल हंट नहीं कर सकते, इन एनिमल को मारा नहीं जा सकता। मारा जा सकता है। एनिमल्स कैन ओनली बी हंटेड इफ दे आर डेंजरस टू द ह्यूमन और द डिसीज्ड और डिसेबल्ड। और उस रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में परमिशन ली जा सकती है, अंडर दी जा सकती है अंडर दिस एक्ट। जैसे कि सलमान खान का बहुत फेमस केस रहा, ठीक है, उस केस में उनको 5 साल की सजा हो सकती थी, रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट, ठीक है। तो एनी वायलेशन ऑफ द पनिशमेंट ब्लैक, द फेमस एक्टर सलमान खान वाज सेंटेंस्ड टू 5 ईयर रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट फॉर द शूटिंग ऑफ द ब्लैक बग इन राजस्थान। क्योंकि इस एक्ट के अंदर काफी क्योंकि ब्लैक बग अगर आप देखें वो शेड्यूल 1 के अंदर इंक्लूड किया गया है। कोर्ट अभी ये चल रहा है केस में, और कुछ होगा नहीं होगा वो तो बात की बात है, बट यस, ठीक है, 7 साल की जो है, जैसे टाइगर को मारने से सजा हो सकती है, राइट। तो वो सारी चीजें हैं। शेड्यूल 3 और शेड्यूल 4 के अंदर में क्या आता है, देखिए मैंने स्पीसीज यहाँ पे इंक्लूड नहीं किए हैं। इनके अंदर कौन कौन से स्पीसीज थे, वो स्पीसीज को याद करना बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट हो जाती है। तो लेकिन कुछ स्पीसीज के नाम आपको मैं जो है बाद में कंटेंट में दे दूंगा डेफिनेटली। जो नेक्स्ट हम लोग लेक्चर करने वाले हैं उसमें आपको प्रोवाइड करवा दूंगा मैं। बट हर स्पीसीज का नाम आपको याद नहीं करना है। यूजुअली इंडिया में जो प्रोजेक्ट हैं, जो एंडेंजर्ड स्पीसीज हैं, क्रिटिकल एंडेंजर्ड हैं, वो मोस्टली इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। वो हम लोग जो स्पीसीज देखेंगे तो उसके अंदर इंक्लूड कर लेंगे, ठीक है। तो ऐसे हमारे पास शेड्यूल 3 और 4 भी होता है, शेड्यूल 5 होता है और शेड्यूल 6 होता है। लेकिन अभी ये शेड्यूल हम लोगों ने सिर्फ 4 कर दे, लास्ट ईयर जो है अमेंडमेंट हुआ। तो नाउ देयर आर ओनली 4 शेड्यूल्स। शेड्यूल 1 के अंदर आते हैं एनिमल स्पीसीज दैट विल एंजॉय द हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन, ऑफ कोर्स। शेड्यूल 2 के अंदर आते हैं एनिमल स्पीसीज दैट विल बी सब्जेक्ट टू द लेसर डिग्री
और शेड्यूल 3 के अंदर जो है प्रोटेक्टेड प्लांट स्पीसीज आते हैं, ये भी आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, स्पेशली क्वेश्चन यहाँ से कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के कौन से शेड्यूल के अंदर जो है प्लांट स्पीसीज को इंक्लूड किया गया है, तो दैट इज शेड्यूल नंबर 3। शेड्यूल 4 के अंदर आता है स्पेसिमेंस लिस्टेड इन द अपेंडिसेस अंडर साइट्स, ये साइट्स हम लोग आज क्लास में करेंगे। तो देयर लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच आर गोइंग टू बी कवर्ड इन द क्लास लेटर ऑन, तो थोड़ा सा आप देख सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत 4-5 टाइप के प्रोटेक्टेड एरियाज को डिक्लेयर किया जाता है, सेंचुरीज, नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व, कंजर्वेशन रिजर्व और कम्युनिटी रिजर्व। ये सीधा सीधा प्रीलिम्स में इस तरह से सवाल आता है। इनके बीच में क्या डिफरेंस होता है नेशनल सेंचुरी और नेशनल पार्क के बीच में और बायोस्फीयर रिजर्व के बीच में, ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में किया था, तो आई होप आपको वहां से आइडिया होगा। और जो हमारा बायोस्फीयर रिजर्व का जो कोर एरिया होता है, ये यूजुअली टाइगर रिजर्व होता है, हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन इसको दी जाती है। उसके बाद कंजर्वेशन रिजर्व क्या होता है और कम्युनिटी रिजर्व क्या होता है, ये डेफिनेटली आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए। प्रीलिम्स के लिए आई वोंट डोंट से कि इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन यस मेंस में कई बार आपसे इस तरह की चीजें आपसे वो पूछ लेता है। तो कंजर्वेशन रिजर्व और कम्युनिटी रिजर्व, स्टेट गवर्नमेंट आफ्टर कंसल्टेशन, देखिए ध्यान दीजिए, कंसल्टेशन विद द लोकल कम्युनिटी, यहाँ पे लोकल कम्युनिटी का इंपॉर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। तो स्टेट गवर्नमेंट डिक्लेयर कर सकती है किसी भी एरिया को जो कि गवर्नमेंट के द्वारा ओन किया जाता है, और ये एरिया यूजुअली वो होते हैं कंजर्वेशन रिजर्व्स जो हमारे नेशनल पार्क्स और सेंचुरीज के आसपास वाले एरियाज होते हैं, जो ट्रांजिशन जोन में होते हैं, उनको डिक्लेयर किया जाता है कंजर्वेशन रिजर्व, बट विद द कंसल्टेशन ऑफ लोकल गवर्नमेंट, विद द कंसल्टेशन ऑफ द विधान, वो जो ग्राम सभा वहां पे होती है उसके साथ साथ। कम्युनिटी रिजर्व भी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ही डिक्लेयर किया जाता है आफ्टर कंसल्टेशन विद द कम्युनिटी और इन द इंडिविजुअल हु हैज वॉलंटियर टू कंजर्व वाइल्ड लाइफ डिक्लेयर्ड बाय प्राइवेट और द कम्युनिटी लैंड। अगर किसी आदमी के पास अच्छी खासी जमीन पड़ी हुई है और वहां पे फॉरेस्ट है, तो उसके साथ भी कंसल्टेशन करके स्टेट गवर्नमेंट उस एरिया को कम्युनिटी रिजर्व डिक्लेयर की जा सकती है। या फिर जो कॉमन लैंड होती है गांव के अंदर, उसको भी किया जा सकता है पंचायत की परमिशन के साथ, कंसल्टेशन के साथ। परमिशन तो ऐसा नहीं कहूंगा, लेकिन यस कंसल्टेशन आप कह सकते हो। The government constitute conservation reserve management committee to manage and the conserve the conservation of the community reserve management committee shall be constituted by the state government for the conserving and the managing the reserve. Community reserve are the first instances of private land being accorded protection. ये ध्यान देना बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कम्युनिटी रिजर्व के अंदर प्राइवेट जो फॉरेस्ट होता है, प्राइवेट लैंड के ऊपर जो फॉरेस्ट होता है, उसका भी यूज किया जा सकता है टू प्रोटेक्ट एज अ प्रोटेक्टेड एरिया अंडर दिस कम्युनिटी रिजर्व विच कैन बी डिक्लेयर्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। और ये अपने आप में पहला ऐसा केस होता है जब प्राइवेट लैंड को डिक्लेयर किया जा सकता है एज अ प्रोटेक्टेड एरिया। ठीक है, तो जो कम्युनिटी होती है, तो दिस इज इट ओपन्स अप द पॉसिबिलिटी ऑफ कम्युनली owned for profit wildlife resorts, private held areas under the non profit organizations like land trust and to be given the protection। मतलब जो होटल्स वगैरह होते हैं, रिजोर्ट्स वगैरह होते हैं जो कि प्राइवेटली कंट्रोल किए जाते हैं, वो भी इसके अंदर में इंक्लूड किए जा सकते हैं। ठीक है, और जो अपना कंजर्वेशन रिजर्व है, दैट रिजर्व एडमिनिस्ट्रेड थ्रू लोकल पीपल एंड द लोकल एजेंसीज लाइक द ग्राम पंचायत। तो बेसिकली इन दोनों का पर्पज यही होता है कि भाई अपनी बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना है विद द हेल्प, विद द कोलैबोरेशन ऑफ द लोकल पीपल एंड विद द कंसल्टेशन ऑफ द ग्राम पंचायत। ये थोड़ा आपको आइडिया होना चाहिए। फिर से कहूंगा, प्रीलिम्स के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मेंस के लिए। आप प्रीलिम्स के लिए इतना भी अगर कर लोगे कि कौन से प्रोटेक्टेड एरियाज डिक्लेयर किए जाते हैं अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, तो दैट वुड बी सफिशिएंट फॉर यू। ठीक है जी। नेक्स्ट अपने पास आता है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980। फॉरेस्ट एक्ट को जो है 1927 में सबसे पहली बार इनेक्ट किया गया था, और दिस इज वन ऑफ द मैनी सर्वाइविंग कॉलोनियल लेजिस्लेशन। बाद में इसके अंदर कोर्स हम लोगों ने अपडेशन किया। 1980 के अंदर जो है प्रमलकेट इसको किया गया, उसके अंदर अमेंडमेंट की गई। जो पहले वाला था हमारा, तो उसके अंदर रिफॉर्म्स की रिक्वायरमेंट थी। तो आप एक तरह से ये भी कह सकते हो कि 1927 वाला जो था उसको हम लोगों ने एक तरह से रिप्लेस कर दिया बाय फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, क्योंकि जरूरतें बदल जाती हैं। ब्रिटिशर्स टाइम में दे यूज्ड टू एक्सप्लॉइट आवर फॉरेस्ट फॉर द कमर्शियल गेन एंड ब्रिटिशर्स डिड नॉट केयर अबाउट द लोकल पीपल, तो देयर वर लॉट ऑफ इश्यूज। तो इसलिए बहुत सारे, अगर आप देखेंगे हिस्ट्री में, तो ट्राइबल
ट्राइबल अपराइजिंग भी हुई है इंडिया में, और वहां पे दो तीन कंसर्न बहुत कॉमन हुआ करते थे। एक तो फॉरेस्ट लैंड का एक्सप्लोटेशन होता था, और दूसरा जो लोकल लोग रहते थे, जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स होते हैं, उनके जो हिस्टोरिकल कस्टमरी एक्ट, जो उनके राइट्स होते हैं, उसको एक्सप्लोइट किया जाता था। और जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस होते हैं, उनको छीन लिया जाता था अधिकार से। तो दीज वर सम ऑफ द कॉमन कंसर्न्स, अगर जब भी आप ट्राइबल अपराइजिंग ही देखोगे। फिर बाद में वो लैंडलॉर्डिज्म और मनी लैंडर वाला तो चलता ही है, बट यस, अगर एनवायरमेंट के पर्सपेक्टिव से देखें तो दैट इज द थिंग। 1927 एक्ट डील्स विद द फोर कैटेगरीज ऑफ द फॉरेस्ट: रिजर्व फॉरेस्ट, विलेज फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एंड प्राइवेट फॉरेस्ट। इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रीलिम्स के लिए, तो आप थोड़ा अपने ध्यान देना है इसको, ठीक है। उसके अलावा जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट रहती है, दे कैन ऑल्सो डिक्लेयर अ फॉरेस्ट लैंड और द वेस्ट लैंड एज रिजर्व फॉरेस्ट एंड मे सेल द प्रोड्यूस फ्रॉम दीज फॉरेस्ट। स्टेट गवर्नमेंट ये कर सकती है। जो फूड, जो हमारे फॉरेस्ट प्रोड्यूस होते हैं, जैसे हनी हो गया, टेंडू लीव्स हो गया, या कुछ और चीजें होती हैं, उनको यूज कर सकती है स्टेट गवर्नमेंट आफ्टर डिक्लेयरिंग दैट एज अ अंडर दिस फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट। ये थोड़ी थोड़ी चीजें आपको पता होनी चाहिए प्रीलिम्स के लिए। फिर अपने पास आता है बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2000, इसको हम लोग थोड़ा आगे डिटेल में कवर करेंगे, अभी तो फिलहाल इसको यहाँ पे छोड़ देते हैं। फिर अपने पास जो सबसे इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री आती है, तो एक्ट के अंदर फिलहाल हम लोग इतना ही करेंगे। अभी हम लोग ज्यादातर ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पढ़ने वाले हैं, नेशनल और इंटरनेशनल। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड द फॉरेस्ट चेंज, तो ये इंडिया में भाई देखिए, एनवायरमेंट और फॉरेस्ट सब कुछ प्रोटेक्ट करती है इस मिनिस्ट्री। ये हमारे देश में ना, मिनिस्ट्री एक नोडल एजेंसी है। नोडल एजेंसी है किस चीज के लिए? नोडल एजेंसी है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए काम करती है ऑफ कोर्स, और भाई जो प्लानिंग करना हो, प्रमोशन करना हो, कोऑर्डिनेशन करना हो, इंप्लीमेंटेशन करना हो एनवायरमेंटल पॉलिसीज वगैरह का, जो भी फॉरेस्ट के प्रोग्राम हम लोग चलाते हैं, सबका इंप्लीमेंटेशन इस मिनिस्ट्री के द्वारा होता है। और जो यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम 1972 में चलाया गया था, उसको इंप्लीमेंट करने की भी नोडल एजेंसी इंडिया में जो है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड द क्लाइमेट चेंज है। बाद में इसके नाम चेंज करके हम लोगों ने इसके साथ क्लाइमेट चेंज भी ऐड कर दिया। तो क्या मेजर एक्टिविटी होती हैं इस मिनिस्ट्री की? यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ: कंजर्वेशन एंड द सर्वे ऑफ द फ्लोरा, fauna, forest and the wildlife, prevention and control of the pollution, of course, afforestation and the regeneration of the degraded land, जो लैंड डिग्रेडेड हो चुकी हैं, जिनकी सोइल क्वालिटी बहुत डाउन हो चुकी है, तो उनको दोबारा से एफोरेस्टेशन वगैरह करके उसको दोबारा क्वालिटी इंप्रूव करनी है। प्रोटेक्शन ऑफ द एनवायरमेंट इन द फ्रेमवर्क ऑफ द लेजिस्लेशन एंड वेलफेयर ऑफ द एनिमल, तो इंडिया का जो एनिमल वेलफेयर बोर्ड है, वो हम लोग इसके परस्पेक्टिव से आगे थोड़ा सा देखने वाले हैं। चलिए, ये हम लोग लास्ट क्लास में कर चुके हैं, तो इसको हम लोग यहाँ पे नहीं करेंगे। काफी डिटेल में आपको करवाया था मैंने सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, तो वो डिफरेंट पर्सपेक्टिव से कराया था, पोल्यूशन वाले पर्सपेक्टिव से। यहाँ पे उसकी पूरी पावर्स वगैरह और जो भी है वो मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, तो लास्ट क्लास में कर चुके हैं, तो यहाँ पे इसको मैं नहीं करवाऊंगा एज सच, ठीक है। ये आप जो है डेफिनेटली यहाँ पे कर सकते हो। इंडियन बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, IBWL, इंडियन बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, व्हाट इट इज? इट्स अ स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन. What is the meaning of statutory organizations? Statutory organizations are those organizations which are made as a result of some act which is passed in the parliament, जो कि पार्लियामेंट प्रोसीजर के थ्रू बनाई जाती हैं. दे आर कॉल्ड स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन. एंड दिस ऑर्गेनाइजेशन, दिस इंडियन बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, वाज एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972. तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये. तो इससे पहले भी हमारे पास एक बोर्ड हुआ करता था, ठीक है, इंडियन बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ. इंडियन बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ जो है, जिसको 1952 में था, वो हुआ करता था हमारे पास. उसके पास एडवाइजरी पावर हुआ करती थी, उसको रिप्लेस कर दिया गया बाय इंडियन बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, विच इज द न्यू वन. और भैया प्राइम मिनिस्टर जो है इसको चेयर करते हैं, ये भी बड़ी बात है. मिनिस्टर ऑफ द एनवायरमेंट, फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंज जो होते हैं, वो वाइस चेयरपर्सन होते हैं इस बोर्ड के. तो चेयरपर्सन कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर. वाइस चेयरपर्सन हमारे एनवायरमेंटल मिनिस्टर होते हैं. प्राइमरी फंक्शन क्या है? प्राइमरी फंक्शन तो वही सिंपल सी चीज है, अभी कंजर्वेशन एंड द डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड द फॉरेस्ट इन इंडिया, तो प्राइमरी कंसर्न है. उसके अलावा अगर नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की अगर बाउंड्री चेंज करनी है, उसको इंक्रीज करना या डिक्रीज करना, यूजुअली इंक्रीज करना होता है, तो उसकी परमिशन आपको इंडियन बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ से लेनी पड़ती है. इसकी परमिशन के बिना वी कैन नॉट ऑल्टर, वी कैन नॉट चेंज द बाउंड्रीज ऑफ नेशनल पार्क्स एंड द वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज. तो ये आइडिया आपको होना चाहिए इसके बारे में, खासकर इसके जो चेयरपर्सन कौन होते हैं, और ये वाला पॉइंट प्रीलिम्स के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है. फिर अपने पास आता है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल. ये एक बहुत बड़ी
जो है ट्रिब्यूनल है। और जैसा कि आपको पता है ट्रिब्यूनल जो है वो क्वासी जुडिशियल बॉडीज होती हैं, जिनके पास काफी पावर होती हैं वर्डिक्ट वगैरह सुनाने की भी एंड ऑल दैट। और हालांकि हालांकि ट्रिब्यूनल के ऑर्डर को आप कोर्ट लेके जा सकते हो डेफिनेटली, बट ट्रिब्यूनल अपने आप में बहुत बड़ी पावर होती है। और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को 2010 के अंदर एस्टेब्लिश किया गया था, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010। इसका मतलब दिस इज ऑल्सो अ स्टैट्यूटरी बॉडी, और ये बहुत ही स्पेशलाइज्ड बॉडी है। देखिए इंडिया में एनवायरमेंट को लेके बहुत सारे एक्ट हैं, छोटे बड़े, स्टेट में अलग से रहते हैं, सेंटर में अलग से रहते हैं, जिसकी वजह से प्रोसीजर काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, और एनवायरमेंट के जो कंसर्न्स होते हैं वो सालों साल तक ड्रैग होते रहते हैं। तो सरकार ने यह सोचा कि हम लोग ऐसा ट्रिब्यूनल बनाएं जो केसेस को जल्दी से जल्दी रफा दफा करे। और हमारे देश में जो लो इतने सारे कानून बने हुए हैं कॉम्प्लेक्स, ये उनको फॉलो ना करे, क्योंकि उनको फॉलो करने लगा तो प्रोसेस फिर कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। तो इसीलिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल कोई ऐसा स्पेसिफिक कानून फॉलो नहीं करता है, और ये नेचुरल जस्टिस के ऊपर काम करता है, नेचुरल जस्टिस के ऊपर काम करता है। तो और एनवायरमेंटल के रिगार्डिंग जो भी डिस्प्यूट होते हैं उसे जल्दी से जल्दी सोल्व करने की कोशिश करता है। तो दिस ट्रिब्यूनल और द प्रोसीजर ऑफ दिस ट्रिब्यूनल आर एक्चुअली नॉट कवर्ड अंडर द कोड ऑफ द सिविल प्रोसीजर, हमारा जो सीआरपीसी होता है, और दिस इज गाइडेड बाय द नेचुरल जस्टिस। तो ये आपको पता होना चाहिए। स्पीडी एनवायरमेंटल जस्टिस की बात करता है, विद इन 6 मंथ्स जो है फाइनल डिसीजन की बात करता है। तो आर्टिकल 21 के ऊपर डिपेंड करता है, विच इज आवर बेसिस फॉर द नेचुरल जस्टिस एज वेल। नेचुरल तो कहता है कि भाई और इंडिया जो है दुनिया में ऐसी तीसरी ऐसी कंट्री रही है जिसने इस तरह का स्पेशल कोर्ट बनाया है टू सोल्व द डिस्प्यूट ऑफ द एनवायरमेंटल कंसर्न्स। तो ये आपको थोड़ा पता होना चाहिए। दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी जो है वो भी इसी एक्ट के अंदर में ही बनाई गई है, ठीक है। तो लेकिन इस एक्ट के अंदर भी कुछ कमियां हैं, मतलब ये जो ट्रिब्यूनल बनाया है ये कुछ केसेस को टच नहीं कर सकता। जैसे जो केसेस हमारे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर में आते हैं, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 के अंडर में आते हैं, हमारा जो शेड्यूल्ड ट्राइब रिकॉग्निशन फॉर द फॉरेस्ट राइट्स एक्ट इसको बोला जाए 2005, ये लेजिस्लेशन इसके अंदर कवर नहीं होते हैं। इसके अलावा वो नेचुरल जस्टिस के बेसिस पे काम करता है। तो ये आपको थोड़ा सा आइडिया यहाँ पे होना चाहिए, और प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन भी यहाँ पे पूछा गया है। तो द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 वाज इनेक्टेड इन कॉन्सोनेंस विद विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो ये हम लोगों ने अपने देख ही लिया है, आर्टिकल 21 विच इज बेसिस फॉर द नेचुरल जस्टिस एज वेल, तो इसके अंडर में ही ये काम करता है। तो शेड्यूल एरिया और जो शेड्यूल ट्राइब वगैरह की जो वेलफेयर की बात है वो यहाँ पे इसके अंदर एज सच एक्सक्लूसिवली ऐड नहीं होती है। तो और दोस्तों नेक्स्ट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशन अपने पास आता है दैट इज बायोडायवर्सिटी एक्ट 2000। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इस एक्ट के तहत 3 जो है ऐसी बॉडीज बनाई गई हैं जो इंडिया में बायोडायवर्सिटी के आसपास होने वाली बहुत सारी चीजों को कैलकुलेट करती है, रेगुलेट करती है और ऑब्जर्व करती है। तो वो इसीलिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो हम लोग आगे बात करेंगे। तो बायोडायवर्सिटी एक्ट 2000, आपने सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज में वो क्या करनी है, ये बायोपायरेसी, और एक आपने करनी है शेयरिंग द बेनिफिट। बायोपायरेसी, देखिए इंडिया में बायोडाइवर्सिटी बहुत रिच है। इंडिया इज वन ऑफ द हॉटेस्ट हॉटस्पॉट इन द वर्ल्ड ऑल्सो। और हमारी बायोडाइवर्सिटी इतनी रिच है तो कई बार क्या होता है, जो ट्रेडिशनल नॉलेज होती है लोगों की उसका मिसयूज कर लिया जाता है। कई बार हमारी इतनी बायोडाइवर्सिटी का मिसयूज कर लिया जाता है बाय फॉरेन कंपनीज, और कई बार इंडियन कंपनीज के द्वारा भी। तो बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट किया जाए ताकि उसका मिसयूज ना हो, उसके लिए प्रोविजन भी प्रोवाइड कराती है, और इसे कहते हैं बेसिकली बायोपायरेसी। व्हेन आवर बायोलॉजिकल रिसोर्सेज आर मिसयूज्ड बाय फॉरेन कंपनीज फॉर द कमर्शियल गेन, दैट इज बायोपायरेसी। एंड दिस इज डन विदाउट शेयरिंग द बेनिफिट विद द लोकल कम्युनिटी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग नीम का एग्जाम्पल यहाँ पे दे सकते हैं। नीम हमारे देश में हमें पता ही है कि हम लोग सदियों से नीम का यूज करते हैं, एंटी इन्फेक्टेंट्स एज ए यूज करते हैं, है ना।
ऑब्वियस सी बात है। तो हमारे पानी को प्योरिफिकेशन के लिए भी नीम का यूज किया जाता है। अगर आज भी गाँव में चले जाएं तो वहां पे लोग जो स्टोरेज करते हैं वीट का या राइस का, तो उसके अंदर नीम की टहनियां डाल दी जाती हैं। बहुत चीजों में नीम का यूज होता है हमारे देश में। लेकिन ये हमारा नेचुरल रिसोर्स है। कई बार क्या हुआ था, कुछ अमेरिकन कंपनीज ने नीम की इन्हीं प्रॉपर्टीज का यूज करके अपना कोई प्रोडक्ट बना लिया और इसे पेटेंट करवा लिया, ये कह के कि वो कंपनी इन प्रॉपर्टीज का ओरिजिनल इनोवेटर है। अरे भाई, ये तो हमारे यहाँ पे हजारों साल से यूज हो रहा है, तो हाउ कैन यू यूज दिस एंड क्लेम इट्स योर ओन। ऐसे हल्दी के साथ भी हुआ। ठीक है, और ये प्रॉपर्टी तो हमारे पे हजारों साल से लोग जानते हैं, हमारे आयुर्वेद में बहुत एक्सटेंसिवली यूज किया जाता है। दैट इज कॉल्ड बायोपायरेसी, व्हेन आवर बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, आवर बायोडाइवर्सिटी इज मिसयूज्ड बाय द फॉरेन कंपनीज, सो दैट मस्ट बी प्रोटेक्टेड। और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये जो बायोडाइवर्सिटी एक्ट है, ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट बॉडीज इसने जो है स्टेब्लिश की हैं। नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, स्टेट बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी एंड बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटी एट द लोकल बॉडीज। तीन स्ट्रक्चर होते हैं। तो ये थोड़ा आपको मैं एक एक करके बताऊंगा, यहाँ पे देखिए। और उसके अलावा देखिए, ये जो चीज है हम लोग ये भी करने वाले हैं। इसी एक्ट के तहत जो स्टेट गवर्नमेंट्स होती हैं, वो लोकल लोगों के साथ मिलके किसी भी पर्टिकुलर एरिया को जो उनको लगता है इंपॉर्टेंट है बायोडाइवर्सिटी वाइज, उसको नेशनल, उसको बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट भी डिक्लेयर कर सकती है। और इंडिया में 40 इस तरह की हेरिटेज साइट्स हैं, जो मैं आगे आपको लिस्ट दूंगा प्रॉपरली, आप उसको क्लियरली जाके देख सकते हैं। तो तीन अथॉरिटी बनाई गई है, वन एट द नेशनल लेवल, वन एट द स्टेट लेवल एंड देन द लोकल लेवल। तो नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, इट इज एस्टेब्लिश्ड अंडर बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002। ठीक है, इसका काम क्या है? इसका काम है कानून को इंप्लीमेंटेशन करना। इसका काम है एडवाइस करना। किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट को। किन मैटर्स में? मैटर्स रिगार्डिंग बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, sustainable use of the components, equitable sharing of the benefit arising from the utilization of the biological resources। देखिए लाइन क्या है ये लाइन हम लोग सीबीडी में भी काफी बार पढ़ेंगे। बायोडाइवर्सिटी, देखो हम लोगों को तो नेचर में ही रहना है, नेचर के ऊपर डिपेंड करना है। तो कानून ये नहीं कहता है कि आप बायोडाइवर्सिटी का यूज मत करो, नहीं, यूज करो, आपके लिए जरूरी है, लेकिन वो यूज इस तरह से करो कि उस यूज करने से जो कमर्शियल बेनिफिट आपको मिल रहा है, उस बेनिफिट को आप लोकल लोगों के साथ भी शेयर करो। इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ द बेनिफिट अराइजिंग फ्रॉम द यूटिलाइजेशन ऑफ द बायोलॉजिकल रिसोर्सेज। अकेले अकेले यूज मत करो, ठीक है, उनको भी बेनिफिट होना जरूरी है। जैसे नीम का एग्जांपल हम लोग ले, हल्दी का एग्जांपल वगैरह यहाँ पे ले सकते हैं। तो ये कंपनीज मिसयूज करती हैं। अमेरिका में, ब्रिटेन में कोई दवाई बना दी ऐसे प्रोडक्ट को लेके जो इंडिया में बहुत सालों से यूज होता है, और हम उस प्रोडक्ट का यूज कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि आपने पेटेंट करवा लिया है। तो बहुत बार ऐसे तरह का मिसयूज होता है। तो उसके अंदर ये जो चीजें हम लोगों ने बनाई। अपार्ट फ्रॉम दैट, एनबी एडवाइजेस द स्टेट गवर्नमेंट ऑन द सिलेक्शन ऑफ द एरिया ऑफ द बायोडाइवर्सिटी विच आर इंपॉर्टेंट एज द हेरिटेज साइट, जो हम लिस्ट में आपको डेफिनेटली यहाँ पे दूंगा। इसका हेडक्वार्टर जो है वो चेन्नई के अंदर है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और कई सारे स्टेट्स के अंदर, कई सारे लोकल बॉडीज के अंदर जो है इसने प्रोजेक्ट चलाए हैं। और एनीवन सीकिंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ये लाइन काफी इंपॉर्टेंट है। एनीवन सीकिंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स ऑन रिसर्च बेस्ड ऑन द बायोलॉजिकल रिसोर्सेज ऑफ द नॉलेज obtained from India must first obtain the approval from the National Biodiversity Authority। क्या कहता है ये? जैसे मान लो किसी यूनिवर्सिटीज के 2-4 प्रोफेसर्स को मिलकर रिसर्च करनी है अबाउट एनी ऑर्गेनिज्म और अबाउट एनी बायोलॉजिकल नेचुरल रिसोर्स, वो उसके अंदर रिसर्च करेंगे, उसका यूज करेंगे, उससे कोई प्रोडक्ट बनाएंगे, या प्रोडक्ट नहीं भी बनाएंगे, नॉर्मल रिसर्च करेंगे। उस रिसर्च करने से पहले आपको परमिशन लेना पड़ता है फ्रॉम दिस अथॉरिटी। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे ये जो अथॉरिटी होती है, किसी भी प्रोडक्ट को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के अंदर में परमिशन दे सकती है, कंट्री के अंदर भी और कंट्री से बाहर भी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पावर है। तो ये कानून पावर देता है इस अथॉरिटी को इस तरह के प्रोडक्ट्स को अलाउ करना या अलाउ नहीं करना। फिर अपने पास आती है स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड्स, तो जो नेशनल वाला सेंट्रल लेवल पे काम करता है, ये अपना स्टेट लेवल पे काम करता है। तो दीज बोर्ड्स एडवाइज द स्टेट गवर्नमेंट ऑन बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, सस्टेनेबल यूज ऑफ द कंपोनेंट्स एंड इक्विटेबल शेयरिंग। देखिए बेनिफिट तो शेयर आपको करना ही पड़ेगा,
और ये इन कंपोनेंट्स को जब भी आप यूज करोगे तो वो हमेशा सस्टेनेबल तरीके से यूज होने चाहिए। मतलब इकोसिस्टम को यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सस्टेनेबल तरीके से इस तरह से यूज करो कि प्रेजेंट जनरेशन भी उनका बेनिफिट उठाए और आने वाली जो फ्यूचर जनरेशन है वो भी उनका बेनिफिट उठाएं, लंबे समय तक जो है हम उसका यूज कर सकें। दैट इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट और द सस्टेनेबल यूज ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ द इकोसिस्टम। दैट इज द मीनिंग ऑफ दैट। उसके अलावा जो बायो पायरेसी जैसे मैंने आपको बताया, बायो यूटिलाइजेशन आपको बताया, उसका कमर्शियल यूज अगर होता है तो उसको रेगुलेट कर हम लोग करेंगे, है ना। जैसे आयुर्वेद के अंदर कितनी सारी दवाइयां बनाई जाती हैं, तो कमर्शियल यूज तो कर रहे हैं ना हम उसका, लेकिन वो कमर्शियल यूज इस तरह से होना चाहिए कि लोकल कम्युनिटी को बेनिफिट भी मिले और वो सस्टेनेबल यूज होना चाहिए। फिर हमारे पास आती है लोकल बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी, BMC, ठीक है, जो कि लोकल एरिया में जो है यूजुअली काम करती है। इसका पर्पस भी वही होता है जो उसका पर्पस होता है। तो बेसिकली अगर किसी प्रोफेसर को रिसर्च करना है, जैसे देयर वाज रिसेंट इशू इन द नागालैंड, नागालैंड में जो बैट्स हैं उनके ऊपर रिसर्च की जानी थी अबाउट कोविड-19, SARS-CoV-2 के बारे में। तो सम इंडियन प्रोफेसर्स अलोंग विद सम अमेरिकन प्रोफेसर्स, दे वांटेड टू, देखिए नागालैंड का जो कुछ केव्स पाई जाती हैं, तो दे वांटेड टू सर्वे दोज केव्स एंड दे वांटेड टू टेक सम सैंपल्स फ्रॉम दीज बैट्स ड्रॉपिंग्स, लेकिन उनको परमिशन नहीं मिला। लोकल बॉडी का भी नहीं मिला, स्टेट बॉडी का भी नहीं मिला और नेशनल बॉडी का भी नहीं मिला। तो 2 साल तक वो परमिशन लेते रहे। अभी फाइनली उसको परमिशन मिली है, जिसके अंदर कुछ चाइनीज साइंटिस्ट थे तो उनको रिमूव कर दिया गया है। तो ये काम होता है इस बॉडी का, ठीक है। तो बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी, BMC, जो है लोकल उस पर बनाई जाती हैं। तो पर्पज तो इसका भी वही है जो पहले वाले का पर्पज है। तो भैया हमारी जो लोकल वैरायटीज वगैरह होती हैं उसको जो है कंजर्व करना है, जो लोकल ट्रेडिशन नॉलेज है उसको इंटैक्ट करना है। The chairperson and the 6 people nominated by the local bodies, including 1/3 of the women and 80% SC/ST। तो इस बॉडी के अंदर जो है 6 लोग नॉमिनेट किए जाते हैं लोकल बॉडीज के द्वारा, जिसके अंदर 1/3 यानी कि 2 लोग जो है वो होने चाहिए। टू 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 पीपल शुड बी लाइक वुमेन एंड 18% शुड बी SC एंड STs। तो ये थोड़ा सा आपको पता नहीं, फंक्शन तो इसके वही है जो ऊपर वाले के होते हैं। ट्रेडिशनल नॉलेज को प्रोटेक्ट करना है। ट्रेडिशनल नॉलेज क्या होती है, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट सी चीज है कि भाई ट्रेडिशनल नॉलेज का मतलब क्या होता है। जैसे कि हमारे यहाँ पे बहुत सारी ट्राइबल कम्युनिटीज हैं, वो जंगल के प्रोडक्ट्स का यूज करती हैं, है ना। गांव में हमारी दादियाँ परदादियाँ भी कितनी होम रेमेडीज का यूज किया करती थी। तो यार दे आर बेसिकली अवर ट्रेडिशनल नॉलेज, ठीक है, उसको प्रोटेक्ट करना है। तो ये चीज तो बिल्कुल वो ऊपर वाला रिपीट ही है एक तरह से। अब बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट का कॉन्सेप्ट जो हम लोगों ने अभी किया था, जिसको स्टेट गवर्नमेंट्स डिक्लेयर करती हैं बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट विद द कंसल्टेशन ऑफ द लोकल पीपल। तो ये बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट क्या होती है? दीज आर द एरियाज विच आर वेरी यूनिक एंड इकोलॉजिकल फ्रजाइल। वो टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं, कोस्टल भी हो सकते हैं, इनलैंड भी हो सकते हैं और मरीन भी हो सकते हैं। इनलैंड मतलब जैसे कोई लेक्स वगैरह हो सकती हैं हमारी। बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स आर वेल डिफाइंड एरियाज दैट आर यूनिक। ऑफ कोर्स यूनिक होंगे तभी करेंगे भाई हेरिटेज, हर किसी को तो हेरिटेज आप नहीं कर सकते, ठीक है। तो क्या कुछ क्राइटेरियाज होते हैं बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट को डिक्लेयर करने के लिए? रिचनेस ऑफ द वाइल्ड, यस, वो वहां पे होना चाहिए, एज वेल एज डोमेस्टिकेटेड स्पीसीज और द इंटर स्पीसीज कैटेगरीज। तो वैरायटी होनी चाहिए वहां पे, अलग अलग फ्लोरा और फोना की। हाई एंडेमिज्म होना चाहिए। एंडेमिज्म का मतलब ये होता है कि वो पर्टिकुलर फ्लोरा और फोना उसी एरिया में पाया जाता है, कहीं और नहीं पाया जाता। दैट इज कॉल्ड एंडेमिज्म। अरे भाई तभी तो आपकी यूनिकनेस होगी ना यार। अगर आपके वाला प्लांट हर सारे देश में हर जगह पाया जा रहा है, तो व्हाट इज यूनिक अबाउट योर एरिया? तो व्हाई शुड आई डिक्लेयर दैट अ हेरिटेज? तो देयर शुड बी हाई लेवल ऑफ एंडेमिज्म एंड देयर शुड बी प्रेजेंस ऑफ रेयर एंड थ्रेटेंड स्पीसीज, तभी तो वो खास बनेगा ना। की स्टोन स्पीसीज, स्पीसीज ऑफ इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस, वाइल्ड एंसेस्टर ऑफ द डोमेस्टिक कल्टिवेटेड स्पीसीज, और वो वहां पे होने चाहिए। मतलब ऐसा स्पीसी वहां पे होना चाहिए जो कि एक ऐसा सिंबल के तौर पे यूज किया जा सके फॉर द अवेयरनेस पर्पज ऑल्सो, ठीक है। ऐसा स्पीसी वहां पे होना चाहिए जिसकी वजह से वहां का पूरा इकोसिस्टम जो है वो रेगुलेट होता है, तभी तो खास बात उसकी होगी ना। ये सारी चीजें अगर आप होंगी तो बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया जाता है। इंडिया में 40 साइट ऐसी हैं जो कि बायोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट डिक्लेयर करी जा चुकी हैं। तो इसकी लिस्ट मैंने यहाँ पे प्रॉपर दिया हुआ है। अगर आपको याद करना है तो आप डेफिनेटली याद कर सकते हैं, एग्जाम में कई बार वो पूछ लेता है, ठीक है। एटलीस्ट अपने स्टेट्स के अंदर तो आप याद कर ही सकते हो, जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हो। अगर आप स्टेट PCS वगैरह देते हो तो वहां भी आपके काम आएगा।
तो ट्रेडिशनल नॉलेज की हम लोग बात कर रहे थे। ट्रेडिशनल नॉलेज क्या होती है ऑलरेडी मैंने आपको अपने हिसाब से बता दिया है। जो कि लोकल इंडिजिनस लोग होते हैं, उनके जो स्किल्स होते हैं, इनोवेशंस होते हैं, नो हाउ, उनकी जो ट्रेडिशनल दादा परदादाओं की नॉलेज होती है, दैट इज कॉल्ड ट्रेडिशनल नॉलेज। और ये जनरेशन टू जनरेशन जो है वो पास की जाती है। जैसे हमारे जो फार्मर्स हैं, जनरेशन टू जनरेशन उन्होंने फार्मिंग की टेक्निक्स, फार्मिंग का नो हाउ, स्किल आगे ट्रांसफर किया है भैया, है ना। तो दिस इज हाउ दिस नॉलेज एक्चुअली ट्रेवल्स। ठीक है, तो वो सारी चीजें हैं। वापिस इस पे आते हैं। और इंडिया के अंदर जो हमारी ट्रेडिशन नॉलेज है, हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है, इसका मिसयूज ना हो, उसके लिए हम लोगों ने एक ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी भी बनाई है। अब ये समझ के चलिए कि भाई जैसे ब्रिटेन की किसी कंपनी ने इंडिया के किसी प्रोडक्ट का यूज किया और उससे कोई प्रोडक्ट बनाया, कोई दवाई बनाई, ठीक है, और उसका उसको कमर्शियल यूज करना है, और उसने पेटेंट के लिए जाके उसको फाइल कर दिया। तो हमारी गवर्नमेंट यह कहती है कि भाई आप हमारी इस डिजिटल लाइब्रेरी में जाइए और इंडिया के ऐसे प्रोडक्ट्स की लिस्ट वहां पे दिया हुआ है, नाम आपको दिया हुआ है, जो कि सिमिलर प्रॉपर्टी हैं जिनकी, जो दवाई आपने बनाई है। तो इसीलिए पेटेंट करवाने से पहले ये जरूरी है कि वो कंपनी हमारे जो लोकल ट्रेडिशनल प्रोडक्ट हैं उसके साथ मैच कर ले। अगर वो मैच होगा तो इसका मतलब भैया मिसयूज कर रहे हो। तो कई बार जैसे नीम वाले केस में, हल्दी वाले केस में ऐसा ही हुआ। तो उन कंपनीज ने बाद में यही आर्गुमेंट दिया था कि हमें नॉलेज नहीं थी कि इंडिया में इतना ज्यादा सदियों से यूज हो रहा है। तो सरकार ने कहा अच्छा बेटा कोई बात नहीं, तो हम आपको एक ऐसी लाइब्रेरी बना के देते हैं जिसमें इंडिया के बहुत सारे फ्लोरा और फोना की लिस्ट दी गई है। अब वहां पे जाके जो है पहले कंफर्म करिए, उसके बाद पेटेंट फाइल करिए। तो ये एक डिजिटल रेपोजिटरी जो है हम लोगों ने बनाई है 2001 में, इसकी जो शुरुआत हुई थी बाय काउंसिल ऑफ द साइंटिफिक एंड द इंडस्ट्रियल रिसर्च। और डिजिटलाइज फॉर्म में जो है लाखों की संख्या में दवाइयां, प्रोडक्ट्स, प्लांट्स, वो सब हम लोगों ने वहां पे दिया हुआ है। तो इसके अंदर जो है आयुर्वेदा, यूनानी, सिद्धा, योगा, सोआ रिगपा, जितनी भी हमारे ट्रेडिशनल जो मेडिसिन सिस्टम है वो सब यहाँ पे इंक्लूड होते हैं। तो इंग्लिश में, फ्रेंच, स्पेनिश, जर्मन, जापानीज, कई सारी भाषा में है ये। और दुनिया भर में जो 14 पेटेंट ऑफिस हैं बड़े बड़े, वहां पे इसकी सबको एक्सेस दी गई है। तो अगर कोई कंपनी वहां पे पेटेंट करवाने के लिए आती है तो पहले हमारे इस पोर्टल पे जाके भैया कंफर्म तो कर लो कम से कम। तो ये चीज जो है यहाँ पे बात की गई है। तो ये थोड़ा हम लोगों ने बात कर ही लिया है। ये हम लोग थोड़ा स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट फॉर प्रोटेक्टिंग ट्रेडिशनल नॉलेज, तो ये तो हम लोगों ने देख ही लिया है। ये नगोया प्रोटोकॉल और ये कन्वेंशन वगैरह हम लोग बाद में करेंगे कन्वेंशन वाले चैप्टर में, ठीक है। तो इसको फिलहाल वहां के लिए छोड़ देते हैं। फिर अपने पास आता है नेक्स्ट, एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया। It is also statutory body. It was established in 1962 and under the section of Prevention of the Cruelty to the Animal Act 1960. तो इट्स a statutory body। और इस बॉडी के लिए ये ऐसी एक दिन में नहीं बनी थी, कई सालों का संघर्ष था, कई सालों की मूवमेंट थी, तब जाके जो है इसको किया गया। और रुक्मणी देवी अरुंदले, इनके लीडरशिप में जो है उन्होंने कई सालों तक इसके लिए जो है वो किया, संघर्ष किया, और फिर बाद में जो है इस बोर्ड को बनाया गया टू प्रिवेंट द क्रुएलिटी ऑफ एनिमल्स, दैट इज देयर। ठीक है, तो एम तो आपको समझ में आएगा, टू प्रिवेंट द इन्फ्लिक्शन ऑफ द अननेसेसरी पेन और सफरिंग ऑन द एनिमल्स, ठीक है, वो सब किया गया। द बोर्ड कंसिस्ट ऑफ द 28 मेंबर्स हु सर्व फॉर द पीरियड ऑफ 3 years। ये छोटी छोटी चीजें कई बार एग्जाम में पूछ लेता है। दिस बोर्ड वाज इनिशियली विद इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ द फूड एंड एग्रीकल्चर, लेकिन 1998 में इसको जो है हम लोगों ने एज अ प्रिवेंशन ऑफ क्रूरल्टी एक्ट एनिमल बोर्ड के तहत मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज को ट्रांसफर कर दिया। तो पहले इट वाज द मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर, नाउ इट इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंटल फॉरेस्ट एंड द क्लाइमेट चेंज। इसका जो हेडक्वार्टर है वो बल्लभगढ़ के अंदर है, फरीदाबाद के अंदर। पहले ये चेन्नई के अंदर हुआ करता था, अभी उसको जो है रिप्लेस करके फरीदाबाद के बल्लभगढ़ के अंदर शिफ्ट कर दिया गया है। तो ये थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए प्रीलिम्स के परस्पेक्टिव से। चलिए नेक्स्ट अपने पास बहुत बड़ी जो बॉडी आती है दैट इज नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। तो इट इज ऑल्सो स्टैट्यूटरी बॉडी, मतलब पार्लियामेंट के थ्रू होके आई है। वाई? बिकॉज इट इज एस्टेब्लिश्ड अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, जो 2006 के अंदर अमेंडमेंट किया गया था। इस बॉडी को हम लोगों ने बनाया था। क्या काम होता है इस बॉडी का? टू स्ट्रेंथन द टाइगर कंजर्वेशन, ठीक है, एज पर द फंक्शन ऑफ द एक्ट। कौन सा एक्ट? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। तो इट इज अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ
मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड द क्लाइमेट चेंज। इस अथॉरिटी के पास 8 एक्सपर्ट होते हैं और प्रोफेशनल्स होते हैं, ठीक है, जिनकी प्रॉपर क्वालिफिकेशन होती है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन वाले फील्ड में। और सिर्फ वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में ही नहीं, बल्कि जो ट्राइबल प्रैक्टिसेस होती हैं उनके अंदर भी इनका एक्सपर्टीज होता है। आईजी ऑफ द फॉरेस्ट, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ द फॉरेस्ट, जो कि प्रोजेक्ट टाइगर के इंचार्ज भी होते हैं, वो इसके एक्स ऑफिशियो मेंबर सेक्रेटरी होते हैं। तो ये जो है आपको आइडिया होना चाहिए। और इसके फंक्शन काफी बड़े हैं एनटीसीए के। और दो तो हम लोग समझ ही गए हैं कि भाई हमारा जो प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर जो अपने जो टाइगर रिजर्व्स वगैरह होते हैं, वहां पे जो भी चीजें इंप्लीमेंट वगैरह करनी होती हैं तो इसकी परमिशन से ही होती हैं। सेंट्रल स्टेट के बीच में जो टाइगर रिजर्व को लेकर मैनेजमेंट होता है, उसकी अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करता है एनटीसीए। और इट ऑल्सो प्रोवाइड था ओवरसाइट बाय द पार्लियामेंट, यस, अड्रेसिंग लाइवलीहुड इंटरेस्ट ऑफ द लोकल पीपल ऑल्सो विच आर सराउंडिंग द टाइगर रिजर्व। तो ये सब इस अथॉरिटी के द्वारा इंश्योर किया जाता है। पावर बहुत सारी होती हैं। टाइगर कंजर्वेशन प्लान्स वगैरह जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा प्रिपेयर किए जाते हैं किसी भी एरिया को टाइगर रिजर्व डिक्लेयर करने के लिए, तब तक उस एरिया को टाइगर रिजर्व आप डिक्लेयर नहीं कर सकते जब तक एनटीसीए से अप्रूवल नहीं मिलता है। तो इसका अप्रूवल लेना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर आप अच्छे से स्टडी किए बिना किसी भी एरिया को टाइगर रिजर्व डिक्लेयर कर देते हो और फिर बाद में टाइगर्स का हैबिटेट अगर वहां पे लॉस होता है, तो बहुत बार एनिमल और वाइल्ड कन्फ्लिक्ट हो जाता है। तो वो सारी प्रॉब्लम ना हो, प्रॉपर तरीके से मैनेजमेंट हो हमारे नेशनल पार्क्स का, टाइगर रिजर्व्स का, सेंचुरीज वगैरह का, तो उसके लिए प्रॉपर मैनेजमेंट जो है की जाती है। दैट इज ऑल्सो द फंक्शन ऑफ एनटीसीए, ठीक है। तो फ्यूचर कंजर्वेशन वगैरह प्लान्स होते हैं, ये सब तो आप जो है छोड़ दीजिए फिलहाल, प्रीलिम्स के लिए ऐसा कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। नीचे वाले 2-3 पॉइंट। वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, ये भी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है एंड इट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। आप देख सकते हो कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कितना इंपॉर्टेंट है, कितनी सारी बॉडी जो है इसके अंदर हम लोगों ने बनाई है। तो 2007 के अंदर इस एक्ट का यूज करके हम लोगों ने इस बॉडी को बनाया था। तो दैट इज व्हाई इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी। तो जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो एफर्ट लिए जाते हैं वाइल्ड लाइफ के अंदर, जो क्राइम होता है, जो पोचिंग होती है, स्मगलिंग होती है, ट्रैफिकिंग होती है, वो जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा एफर्ट लिए जाते हैं, उन एफर्ट को कॉम्प्लीमेंट करता है वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, ठीक है। तो जो इंटेलिजेंस वगैरह गैदरिंग करने का काम होता है, जो भी वाइल्ड लाइफ वाले क्राइम होते हैं, वो सारा काम जो है इसका होता है। और ये एक वाइल्ड लाइफ क्राइम डेटा बैंक भी एस्टेब्लिश करता है। तो देश में जितने भी क्राइम होते हैं वाइल्ड लाइफ के रिगार्डिंग लिस्ट होती है, डिजिटल डेटा प्रॉपर लाइब्रेरी इसके लिए बनाई जाती है ताकि हर जगह से आप एक्सेस कर सको। तो वो सारी चीजें जो है यहाँ पे की जाती हैं। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन जो अपने पास आती है दैट इज जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमिटी। पहले इस कमिटी का नाम जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी हुआ करता था। 2010 के अंदर हम लोगों ने इसका नाम चेंज यहाँ पे कर दिया, ठीक है। ये जो कमेटी बनाई जाती है किसके अंदर में नोटिफाई की जाती है? एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986। इसका मतलब ये भी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है ना, स्टैट्यूटरी बॉडी है। तो इट फंक्शंस अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड द क्लाइमेट चेंज। तो ये बॉडी क्या करती है? जो जगह इसके नाम के अंदर ही लिखा हुआ है जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो इंडिया में जो भी हम लोग जेनेटिक मॉडिफिकेशन करते हैं, बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके जेनेटिक इंजीनियरिंग करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह की, उससे जो हजार्डियस आउटकम आता है उसको रेगुलेट करता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपको बताऊं मैं, जैसे भैया हमारे पास बीटी ब्रिंजल है, हमारे पास बीटी कॉटन है ना, हमारे पास जो क्यूकुम्बर भी है। तो ये सारे के सारे जो प्रोडक्ट हैं, जैसे बीटी कॉटन का एग्जांपल लीजिए, ठीक है, ये एक जेनेटिकली मॉडिफाइड एक हम लोगों ने इसको लेबोरेटरी के अंदर तैयार किया, इसके जीन्स वगैरह को चेंज करके। तो जब हम लोग किसी भी चीज को, ऑर्गेनिज्म को, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जेनेटिकली इंजीनियरिंग करते हैं, तो हमें नहीं पता होता उसका बेनिफिट होगा या नुकसान होगा। नुकसान भी हो सकता है। इसीलिए अभी तक हम लोगों ने इंडिया में किसी भी फूड प्रोडक्ट को जो जेनेटिकली मॉडिफाइड है उसको अलाउ नहीं किया है। लेकिन अभी एक को किया है रिसेंटली, है ना, क्या नाम है उसका? मस्टर्ड, जीटी मस्टर्ड।
है ना, पहली बार इंडिया में किसी फूड प्रोडक्ट को किया है, लेकिन उसका हमें पता नहीं है फ्यूचर में क्या हजार्ड हो सकता है। तो वो सारी चीजें ना हो तो वो सारा काम भी किया जाता है इस बॉडी के द्वारा। जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी, मतलब अभी जो जीटी मस्टर्ड को जीएम मस्टर्ड कह सकते हो, जीएम मस्टर्ड, जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड, इसको जो परमिशन दी गई है वो इसी बॉडी के द्वारा दी गई है। और डिपार्टमेंट ऑफ बायो ऑफ टेक्नोलॉजी जो है इस के तहत जो बल्कि इसकी को चेयर होती है, जो इसको रिप्रेजेंट करती है। तो साइंटिफिक एक्सपर्टीज भी यहाँ पे बहुत जरूरी होता है। देखिए इसका नाम, इसके फंक्शंस वगैरह ऑलरेडी मैंने वैसे आपको बता चुका हूँ। तो जो लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स वगैरह होते हैं जो कि रिस्क वाली कैटेगरी में आते हैं, ठीक है, इनके प्रपोजल्स जब भी आते हैं इन बॉडी के पास तो उसको प्रॉपर तरीके से स्टडी करती है, उसको लगता है कि हाँ भाई ये एनवायरमेंटल कंसर्न नहीं है तो उसको अलाउ कर देती हैं, अदरवाइज तो अलाउ नहीं करती हैं। लेकिन अगर उनको ऐसा लगता है कि अगर कोई जेनेटिकली मॉडिफाइड मटेरियल हजार्डियस है और उसका यूज किया जा रहा है तो भैया प्यूनिटिव एक्शन भी लिए जा सकते हैं, फाइन भी लगाया जा सकता है, सजा भी हो सकती है। तो एक काफी इंपॉर्टेंट बॉडी है ये भी। और जिस तरह से जीएम मस्टर्ड को अभी अलाउ किया है तो ये प्रीलिम्स में आने के चांसेस काफी बढ़ गए हैं इस बॉडी के, तो ये थोड़ा अपने ध्यान देना है। वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया, वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया जो है ये 1988 के अंदर बनाया गया था, 1998 के अंदर बनाया गया था, ठीक है। नाम से ही समझ में आ रहा है वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इट इज एक्चुअली रजिस्टर्ड एज अ चैरिटी इन इंडिया अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961, और ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। नोएडा में इसका जो हेडक्वार्टर है। इसका मिशन क्या है? मिशन तो हर जगह वही चल रहा है, भैया वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करना है, घुमा फिरा के बेसिकली। और एक्चुअली ये एक कमी भी है हमारे सिस्टम की कि वाइल्ड लाइफ को लेकर कितनी सारी अथॉरिटी बनी हुई है, कितने सारे कानून बने हुए हैं जो कि सिस्टम को कॉम्प्लेक्स करते हैं। तो इसका मेन जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है, टू कंजर्व वाइल्ड लाइफ एंड इट्स हैबिटाट, टू वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द इंडिविजुअल वाइल्ड एनिमल्स। और लोकल जो गवर्नमेंट्स होती हैं उनके साथ पार्टनरशिप भी करता है। इसके अंदर कई सारे प्रोफेशनल लोग काम करते हैं जो एक्सपर्टीज होते हैं अपने अपने एरियाज में, ठीक है, जो डेटा वगैरह कलेक्ट करते हैं टाइम टू टाइम और फिर उसको ऑब्जर्व करते हैं, सरकार को बताते हैं, वो सारी चीजें जो होती हैं, ठीक है। तो इंडिया का जो बेसिकली नेचुरल हेरिटेज है उसको प्रोटेक्ट करने का इसका काम है, वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने का इसका काम है। इसका जो मोटो है वो है इन सर्विस ऑफ द नेचर, ठीक है। अब तक 44 प्रोजेक्ट जो है इसके द्वारा चलाए जा चुके हैं और नोएडा उत्तर प्रदेश के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। तो प्रीलिम्स के लिए इतनी सब आपके लिए इंफॉर्मेशन सफिशिएंट है। फिर अपने पास आता है सेंट्रल जू अथॉरिटी। तो इसका काम तो ऑलरेडी आप समझ ही गए होंगे, जो इंडिया में जो जूज हैं, चिड़ियाघर हैं, भाई उनकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसके पास है, ठीक है। उसके अलावा जो वर्ल्ड एसोसिएशन जू एंड एक्वेरियम्स हैं उससे ये एफिलिएटेड है। तो इसके अंडर में दुनिया भर में नेशनल जो भी जू अथॉरिटीज हैं ये बेसिकली उनको ओवरसाइट प्रोवाइड करवाता है। ये भी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर में बनाई गई थी। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट सी चीजें हैं, ठीक है। तो इट्स अ स्टैट्यूटरी बॉडी। तो आपसे पूछ भी लेगा एग्जाम में, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस और विच ऑफ द फॉलोइंग अथॉरिटीज आर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, ठीक है, जो 1992 के अंदर बनाई गई। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फिर बाद में हम लोगों ने नेशनल जू पॉलिसी 1988 भी हम लोग लेके आए, ठीक है। तो वो थोड़ा सा यहाँ पे देख सकते हो। उसके अलावा जब एक जू से दूसरे जू के अंदर एनिमल्स को ट्रांसलोकेट किया जाता है, एक्सचेंज वगैरह किया जाता है, तो उसकी परमिशन भी जो है अप्रूवल इसी अथॉरिटी के थ्रू आपको मिलता है, ठीक है। उसके अलावा एक्जिम पॉलिसी जो होती हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसीज, साइट्स अगर अलाउ करता है किसी ऑर्गेनिज्म स्पीसीज के ट्रांसफर को, तो वो सारी चीजें भी जू अथॉरिटी के द्वारा ही की जाती हैं। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट अथॉरिटी। और जिस तरह से चीता का ट्रांसलोकेशन हम लोगों ने किया है, तो ये अथॉरिटी काफी इंपॉर्टेंट अभी हो गई है, तो एग्जाम में आने के चांसेस काफी ज्यादा हैं इसके, ठीक है जी। चलिए, नेशनल ए फॉरेस्टेशन एंड द इको डेवलपमेंट बोर्ड। तो नाम से ही समझ में आ रहा होगा आपको, है ना। तो ट्री प्लांटिंग करनी होती है, ए फॉरेस्टेशन करना होता है, इकोलॉजिकल रेस्टोरेशन करना होता है, तो वो सारे काम जो है इसके अंडर में आते हैं। या फिर हमारा कोई पहले से जंगली एरिया था जिसके अंदर फायर लग गई होगी, या जिसके अंदर सोइल की क्वालिटी डिक्लाइन होती चली जा रही है, तो वो जो डिग्रेडेड फॉरेस्ट हैं उनको भी दोबारा से रिस्टोर करना है, खासकर ऐसे एरियाज में जो बहुत फ्रजाइल हैं, जैसे वेस्टर्न हिमालय, अरावलीज, वेस्टर्न घाट्स वगैरह। तो इसका काम काफी बढ़ गया आजकल क्योंकि हीट वेव्स वगैरह वो जो चल रही हैं और वो सारी चीजें, ठीक है।
इट इवॉल्व्स मैकेनिज्म फॉर द इकोलॉजिकल रेस्टोरेशन, ये तो हम लोगों ने कर लिया है। इट रिस्टोर फ्यूल वुड fodder, timber, and other forest produce on the degraded forest and adjoining land order to meet the demand for these items। तो जो लैंड डिग्रेडेड हो चुकी हैं उनको रिस्टोर अगर हम लोग करेंगे तो ये इस तरह के जो नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं उसको हम लोग दोबारा से ग्रो कर सकते हैं, जो कि लोकल कम्युनिटी के काफी काम आते हैं। ठीक है, उसके अलावा अगर किसी को कोई रिसर्च वगैरह करनी है तो वो स्पॉन्सर वगैरह भी करता है भैया उसको। ठीक है, तो ये थोड़ा आप देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट अपने पास आता है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया। तो इट्स एन ऑटोनोमस बॉडी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंटल फॉरेस्ट एंड द क्लाइमेट चेंज। ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन है, मतलब अपने डिसीजन खुद लेता है, गवर्नमेंट बहुत ज्यादा रेगुलेट इसको नहीं करती है। इट वाज एस्टेब्लिश इन 1982 और इसका हेडक्वार्टर आता है देहरादून उत्तराखंड के अंदर। तो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया क्या करता है, ये स्टडी करता है पूरे देश में बायोडाइवर्सिटी की, एंडेंजर्ड जो स्पीसीज हैं, जो वाइल्ड लाइफ पॉलिसीज वगैरह बनाई जाती हैं, जो मैनेजमेंट होती है, वाइल्ड लाइफ फोरेंसिक्स वगैरह होती है, स्पेशल मॉडलिंग वगैरह होती है, वो सब जो है ऑपरेशन इसके अंडर में किए जाते हैं। चाहे आपको रिमोट सेंसिंग का यूज करना हो, वो आपको इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी डेवलप करनी हो, तो दैट ऑल थिंग इज डन बाय वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया। चलिए नेक्स्ट जो अपने पास अथॉरिटी आती है दैट इज कॉम्पनसेटरी एफोरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड द पॉलिसी अथॉरिटी, जिसे बोला जाता है कैंपा। इसे बोला जाता है कैंपा। देखिए इसका नाम से लिखा हुआ है, मैं आपको बता देता हूं क्या है ये। कंपनसेटरी एफोरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी। जैसे आप ये मान के चलिए कि अडानी ने कोई फैक्ट्री लगानी है झारखंड में और उसके लिए उसको 500 एकड़ जो है जंगल काट दिया, काटने की रिक्वायरमेंट है बेसिकली। तो झारखंड में आपको परमिशन मिल गया जंगल काटने का, लेकिन लेकिन आपको कंपनसेशन देना पड़ेगा ताकि ये 500 एकड़ जो जंगल आपने काटा है इसी के बराबर जंगल हम लोग देश में कहीं और लगा सकें, हरियाणा में लगा सकें, यूपी में लगा सकें। तो उसके लिए तो पैसा तो लगेगा ना यार। तो वो डिफोरेस्टेशन जो आपने किया है उसको कंपनसेट करने के लिए कंपनीज के द्वारा पैसा दिया जाता है, और वो पैसा जाता है कंपनसेटरी एफोरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड द प्लानिंग अथॉरिटी के पास। ये थोड़ा आपको पता होना चाहिए। तो जो कैंपा एक्ट है इट वाज पास्ड इन 2016। ठीक है, और इसके रिगार्डिंग जो रूल्स वगैरह बनाए गए थे वो 2018 के बाद में स्टार्ट होते हैं, और कई हजार करोड़ रुपया इसके पास अभी पड़ा हुआ है। और अभी सुप्रीम कोर्ट ने डांट भी लगाई थी थोड़े दिन पहले कि भैया आप उसका यूटिलाइज क्यों नहीं करते हो। तो वो सारी चीजें हैं। नेशनल फंड विल रिसीव 10% ऑफ दीज फंड्स एंड द स्टेट फंड विल रिसीव द रिमेनिंग 90%। ये भी आपको आइडिया होना चाहिए क्योंकि आजकल काफी न्यूज में चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी ये केस आया था, तो इसलिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि प्रपोजल ये कहाँ से आया था, ये अंडमान निकोबार से आया था। अंडमान निकोबार में सरकार काफी पैसा खर्च करने वाली है आने वाले कुछ सालों में, तो वहां से काफी ज्यादा जंगल काटे जाएंगे। तो ऐसा कहा गया कि उतने बराबर का जंगल हम हरियाणा में लगाएंगे, तो उस वजह से न्यूज में था। तो ये थोड़ा आपको इसका आइडिया होना चाहिए। ठीक है, फॉर एफोरेस्टेशन द कंपनी शुड पे टू द प्लांट न्यू ट्रीज एंड ऑल्टरनेटिव लैंड प्रोवाइडेड टू द स्टेट। तो वही आपको मैंने बताया, कंपनसेशन नाम ही कंपनसेशन है इसका, है ना, कंपनसेट करना है। अपने पास आते हैं नेशनल एफोरेस्टेशन एंड द इको डेवलपमेंट बोर्ड, NAEB। इट वाज एस्टेब्लिश्ड सेटअप इन 1992। इसका जो फंक्शन होता है वो भी कहीं ना कहीं कैंपा के जैसा ही होता है। तो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोमोटिंग एफोरेस्टेशन, ट्री प्लांटिंग, इकोलॉजिकल रेस्टोरेशन एंड इको डेवलपमेंट एक्टिविटीज इन द कंट्री। लेकिन इसका जो सबसे ज्यादा फोकस होता है वो कहाँ पे होता है, वो फोकस होता है नेशनल पार्क्स के आसपास के जो एरियाज होते हैं वहां पे सबसे ज्यादा फोकस होता है। उसके अलावा जो फॉरेस्ट हमारा था, उस फॉरेस्ट के आसपास की जो लैंड डिग्रेड हो गई है, इसको दोबारा से इसके अंदर पेड़ पौधे लगाने हैं, इसको दोबारा से यूटिलाइज करना है। दैट इज ऑल्सो डन बाय नेशनल एफोरेस्टेशन एंड द इको डेवलपमेंट बोर्ड 9AEB। तो ठीक है, थोड़ा सा देख सकते हैं। चलिए जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये हमारा नेक्स्ट आता है। इट वाज एस्टेब्लिश टू प्रमोट द सर्वे, एक्सप्लोरेशन एंड द रिसर्च ऑफ द फ्लोरा एंड फोना इन अ पर्टिकुलर रीजन। कलकत्ता में जो है अभी इसका हेडक्वार्टर है, और ये बहुत पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, नई नहीं है, ये अंग्रेजों के जमाने की ऑर्गेनाइजेशन है भैया। और अभी जो है इसके इंडिया में जो है 8 रीजनल सेंटर्स हैं अक्रॉस इंडिया, और उसके अलावा 16 जो सेंटर्स हैं वो छोटे छोटे जो सेंटर हैं रीजन्स के अंदर, वो भी जो है वहाँ पे फैले हुए हैं।
और जो जूलॉजिकल सेक्शन ऑफ द इंडियन म्यूजियम बनाया गया था कलकत्ता में, वहां के बाद इसकी जो है शुरुआत हुई थी। तो ये थोड़ा आपको आइडिया होना चाहिए। It has been declared as a designated repository for the National Zoological Collection as per the sector। ये कुछ फालतू की चीजें हैं, ठीक है। चलिए, जो क्रोमोसोम मैपिंग की जाती है, जो डीएनए बार कोडिंग की जाती है, जैसे फ्रोग्स वगैरह की डीएनए बार कोडिंग की गई थी रिसेंटली। उसके अलावा जो रेड डेटा, जो आईयूसीएन के द्वारा रेड बुक होती है, तो इंडिया में दैट इज डन बाय दिस, ठीक है। उसके अलावा जो प्रोटेक्टेड एरिया, जो अपने स्पीसीज होते हैं, जो नई नए स्पीसीज को डिस्कवर किया जाता है, उनका नाम वगैरह जो है रखा जाता है। ऑल दिस थिंग्स आर बाय डन जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। फिर एक बनाता है बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ये भी एक बहुत पुरानी बॉडी है जो 1890 के अंदर बनाई गई थी, ठीक है। इसका काम भी वही ऐसा ही होता है जैसा कि आपका जूलॉजिकल सर्वे का होता है, थोड़ा सा डिफरेंट होता है बस। इट इज एन एपेक्स रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंटल फॉरेस्ट एंड द क्लाइमेट चेंज फॉर कैरिंग टेक्सोनोमिक एंड द फ्लोरिस्टिक स्टडी। जो नए नए स्पीसीज वगैरह हम लोग डिस्कवर करते हैं, उनका नाम वगैरह, टेक्सोनोमी उनका क्या होगा, किस तरह से होगा, फ्लोरिस्टिक स्टडीज वगैरह जो है यहाँ पे की जाती हैं। जो जब शुरुआत में इसको बनाया गया था 1890 के अंदर, तो उस समय जॉर्ज किंग, जो उस समय सुपरिटेंडेंट हुआ करते थे रॉयल बोटेनिक गार्डन कलकत्ता के, तो इसके पहले एक्स ऑफिशियो ऑनरेरी डायरेक्टर बने थे। इंडिपेंडेंस के बाद जो है इसको इंडियन गवर्नमेंट ने जो है इसको आइडेंटिफाई किया और इसे हम लोगों ने कंटिन्यू रखा, और आज भी है उसको जो है कंटिन्यू रखा जा रहा है। तो जो फ्लोरिस्टिक सर्वे वगैरह जो इंडिया में होते हैं, उसका डेटा वगैरह कलेक्ट करने के काम आता है, ठीक है। चलिए, तो ये तो ऑलरेडी हम लोग ऐसे कर चुके हैं, है ना। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया तो ऑलरेडी डन। जीरोलॉजी का सर्वे, फॉरेस्ट सर्वे शायद पहले हुआ था, बट एनीवेज नहीं हुआ था, दोबारा कर लेते हैं। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का जो हेडक्वार्टर है वो भी देहरादून के अंदर है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट के अंदर में आता है। इट वाज एस्टेब्लिश इन 1981, ठीक है। और ये तो फॉरेस्ट सर्वे ही करता है देश में, ठीक है। कौन से स्टेट के अंदर कितना फॉरेस्ट इंक्रीज हुआ, डिक्रीज हुआ, कहाँ पे मैंग्रोव, कहाँ पे डेसिडियस फॉरेस्ट, ऑल ओवर इंडिया जो है फॉरेस्ट के अंदर कितना एरिया आता है, वो सारी चीजें फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा की जाती हैं, ठीक है। तो ये फंक्शंस वगैरह आपको देख लिया मैंने, ठीक है। इट इज इन्वॉल्व इन द फॉरेस्ट कवर असेसमेंट ऑफ द कंट्री ऑन अ बाइनियल लेवल। बाइनियल लेवल में तो 2 साल में एक बार जो है देश का पूरा जो इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट होती है वो डिक्लेयर की जाती है बाय फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। इट इज हेडेड बाय अ डायरेक्टर जनरल हु इज एन इंडियन फॉरेस्ट सर्विस ऑफिसर। तो आईएफएस ऑफिसर होता है, उसको हेड करता है। आपका एग्जाम भी क्लियर होगा, आप भी आईएफएस बनोगे, आप भी इसको हेड कर सकते हो। नेशनल गंगा काउंसिल, ठीक है। देखिए, इंफॉर्मेशन फैक्चुअल टाइप की है, लेकिन एक बार मेरे साथ साथ करते रहोगे ना, बाद में इसको रिवाइज करोगे तो बड़ा आसान लगेगा। नेशनल गंगा काउंसिल, इट इज चेयर्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर। तो खासकर ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो प्राइम मिनिस्टर के द्वारा चेयर की जाती हैं, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो एंड इट इज फॉर्म्ड अंडर द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986। इसकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि भाई जो गंगा रिवर बेसिन है, मतलब गंगा और उसके ट्रिब्यूटरीज, उसे पूरा गंगा रिवर बेसिन कहा जाता है, उसके अंदर पोल्यूशन को प्रिवेंट करना है, उसको रिजुविनेट करना है, ठीक है। ये काम होता है नेशनल गंगा काउंसिल का मेजरली, ठीक है। इसको 2011 में एस्टेब्लिश किया गया था एज अ रजिस्टर्ड सोसाइटी, ठीक है। इट हैज अ 2 tier मैनेजमेंट स्ट्रक्चर एंड द कंप्राइज ऑफ द गवर्नमेंट काउंसिल एंड द एग्जीक्यूटिव कमिटी। तो 2 होती हैं इसके पास, ठीक है। तो इसका मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑलरेडी हम लोगों ने बात कर ही लिया है। पोल्यूशन वगैरह को रोकना है और वो सारी चीजें करनी है। इंटर सेक्टोरल कोऑर्डिनेशन करना है, ठीक है। और गंगा के जो वाटर की क्वालिटी है उसको इंप्रूव करना है। तो ये इसका कुछ फंक्शन होता है। फिर अपने पास आती है बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, BNHS। इट वॉज फाउंडेड इन 1883, तो ये भी बहुत पुरानी है। इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया टू डू रिसर्च इन द बायोडाइवर्सिटी एंड द कंजर्वेशन एक्टिविटीज। तो जो बर्ड लाइफ इंटरनेशनल है, उसके साथ ये उसका पार्टनर है। बर्ड लाइफ इंटरनेशनल वो आगे पढ़ेंगे। बेसिकली जो आईयूसीएन होता है, आईयूसीएन के अंदर रेड लिस्ट के अंदर जो बर्ड्स की लिस्ट होती है, उस लिस्ट को काम करने का जो ऑफिशियल पार्टनर होता है वो होता है बर्ड लाइफ इंटरनेशनल। यहां से यूपीएससी 2014 में बड़ी क्वेश्चन आ चुका है। तो बर्ड लाइफ इंटरनेशनल का जो इंडिया के अंदर ऑफिस है, उसका पार्टनर है बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी। तो इंडिया में जो भी बर्ड्स वगैरह होती हैं, इनकी जो रिसर्च होती है रेड लिस्ट के अकॉर्डिंग, वो इसके साथ साथ जो है की जाती है, ठीक है। एक ग्रेट हॉर्नबिल जो है इसका लोगो है, तो इस तरह की चीजें आपसे पूछ लेगा आपसे, ठीक है। ठीक है। इंटरनेट ऑफ बर्ड्स ये क्या है? आईटी कंसल्टेंसी फर्म एक्सेंचर
and the Bombay Natural History Society have developed the Internet of the Bird platform that identifies the bird species found in India using artificial intelligence technology। तो इसलिए काफी इंपॉर्टेंट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जिस तरह से न्यूज में चल रहा है आजकल, तो आपसे वो पूछ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन एक्चुअली यूज द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी, है ना, टू रिसर्च एंड टू आइडेंटिफाई ऑब्जर्व द बर्ड डाइवर्सिटी इन इंडिया, है ना। इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। चलिए फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट अपने पास आता है दैट इज बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी। So it is also a very old society which was established actually in 1883 as a non-government organization। तो बेसिकली एक एनजीओ है ये। इसका काम भी वही होता है जो बायोडाइवर्सिटी के फील्ड में रिसर्च करना, कंजर्वेशन वगैरह के जो एफर्ट्स वगैरह होते हैं वो सिर्फ इसका किया जाता है। इसकी जो एक बहुत खास बात वो है, ये है बर्ड लाइफ इंटरनेशनल जो इंडिया में एस्टेब्लिश्ड है उसका पार्टनर है। बर्ड लाइफ इंटरनेशनल को लेके ऑलरेडी 2014 में क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में। बेसिकली अपना जो IUCN होता है जो कि रेड लिस्ट इशू करता है, तो उस रेड लिस्ट के अंदर जो बर्ड्स इंक्लूड होते हैं उसकी जो ऑफिशियल अथॉरिटी होती है वो होती है बर्ड लाइफ इंटरनेशनल। और बर्ड लाइफ इंटरनेशनल के जो रीजनल ऑफिस हैं वो कई सारे कंट्रीज में ओपन है, जिसमें इंडिया में जो ऑफिस है उसका पार्टनर है बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी। इसका जो लोगो है दैट इज अ ग्रेट हॉर्नबिल। जो सबसे यूनिक बात है इस सोसाइटी की वो ये है कि ये सोसाइटी ने बेसिकली एक इंटरनेशनल जो कंसल्टेंसी फर्म है एक्सेंचर, उसके साथ मिलके ये क्या करती है, इसने एक बेसिकली इनिशिएटिव लिया है जिसका कहा गया है इंटरनेट ऑफ बर्ड्स। इसमें ये लोग क्या करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, मशीन लर्निंग टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, और एक डिजिटल फोटो यानी कि जो एक डिजिटल जो है रिकॉर्ड तैयार करते हैं बर्ड्स का। तो ये बड़ा ही यूनिक सा कॉन्सेप्ट है। और आजकल जिस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी के बारे में बातें हो रही हैं, तो दिस सोसाइटी बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस फॉर द प्रीलिम्स। ठीक है, चलिए। एनवायरमेंटलिस्ट फाउंडेशन ऑफ इंडिया, इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 2017 एंड इट वाज रजिस्टर्ड इन 2011। इसका हेडक्वार्टर होता है चेन्नई, हैदराबाद, उसके अलावा पौंडीचेरी और कोयम्बटूर के अंदर। इसका बेसिकली इसका भी वही ऑब्जेक्टिव है, हैबिटेट रेस्टोरेशन करना है और वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करना है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप देख सकते हो। इसके अंदर कुछ इनिशिएटिव्स वगैरह जैसे क्लीन फॉर द ओलिव ग्रीन, ठीक है, ये एक बीच क्लीन अप प्रोजेक्ट जो है वो चलाया गया था। बेसिकली हर साल ही चलाया जाता है एक तरह से, ठीक है। और दिसंबर से मई के महीने में चेन्नई के बीच वगैरह हुए या जो दूसरे बीच वगैरह हुए, जो सी टर्टल जो मदर नाम का जो नेस्टिंग प्रोजेक्ट इन्होंने चलाया है वो सब किया जाता है इस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। तो ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये तो हो गया अपनी नेशनल बॉडीज, नेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड देन सम एक्ट्स आल्सो। बायोडाइवर्सिटी एक्ट हम लोगों ने किया, है ना। उसके अलावा एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट हम लोगों ने किया, उसके अलावा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट हम लोगों ने किया जो काफी इंपॉर्टेंट है। ये तो अपने नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और एक्ट्स हो गए। व्हाट अबाउट द इंटरनेशनल एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस और द ग्रुप्स, दिस ऑल पार्ट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, जहां से एग्जाम में बहुत रेगुलरली क्वेश्चंस आते हैं। तो बात करते हैं IPCC की। ये सबसे ज्यादा न्यूज में भी रहता है, ठीक है, तो इसके बारे में तो बात करना जरूरी है ही। तो एक यूनाइटेड नेशन की बॉडी है, इट्स अ UN बॉडी, ठीक है। एंड इट वाज एस्टेब्लिश्ड बाय यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम UNEP एंड द वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन इन 1988। देख, तो आपको ये पता होना चाहिए 1972 में जब स्टॉकहोम में कन्वेंशन हुआ था तो हमारा एनवायरमेंटल प्रोग्राम शुरू हो चुका था। बट एनवायरमेंट के बारे में जो साइंटिफिक रिसर्च होती है वो कौन करेगा, ये शुरुआत हुई 1988 में बाय दिस ऑर्गेनाइजेशन। तो ये साइंटिफिक एविडेंस प्रोवाइड करवाती है रिगार्डिंग क्लाइमेट चेंज। तो इसका एम यही है कि हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, हमारे जो पॉलिसी मेकर्स होते हैं, उनको टाइम टू टाइम साइंटिफिक रिसर्च और साइंटिफिक एविडेंस प्रोवाइड करवाने हैं कि देखो भैया क्लाइमेट चेंज एक्चुअली में चेंज हो रहा है एंड यू नीड टू डू समथिंग। ये क्लाइमेट चेंज होने के रिस्क हैं, ये उसके इम्प्लीकेशंस हैं, और आप अडोप्टेशन के लिए जो है क्या कर सकते हो, वो सारी चीजें ये लोग बताते हैं। 195 मेंबर इसके हैं और जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर जो है इसका ग्रुप है। और ये कई तरह के इसके अंदर 3 वर्किंग ग्रुप होते हैं, ठीक है। और ये असेसमेंट रिपोर्ट्स भी निकालते हैं अलग अलग टाइम पे। और ये असेसमेंट रिपोर्ट्स बेसिकली अलग अलग फील्ड को रिसर्च करती हैं और ए पीरियड ऑफ टाइम फिर एक प्रॉपर रिपोर्ट ला के देती हैं। इस वजह से सिंथेसिस रिपोर्ट आई है। इससे पहले सॉइल डिग्रेडेशन को लेकर एक रिपोर्ट आ चुकी है। उसके अलावा 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हुआ है, उसके बारे में असेसमेंट रिपोर्ट आ चुकी है। वो सारी चीजें हैं।
बट आईपीसीसी का कोई अपना इंडिपेंडेंट रिसर्च ग्रुप नहीं होता है। बेसिकली दुनिया भर में जो साइंटिस्ट लोग होते हैं वो अपनी इंडिपेंडेंट स्टडीज करते हैं, रिसर्च करते हैं, और फिर उसको जो है वो पब्लिश करवाते हैं। फिर बाद में जो पब्लिश्ड पेपर होता है वो पीयर ग्रुप के द्वारा उसको असेस किया जाता है, और दुनिया के कई सारे साइंटिस्ट एक साथ मिलके फिर जब उसको प्रॉपरली कंफर्मेशन कर देते हैं तो वो रिपोर्ट जो एक्सेप्ट कर ली जाती है। फिर बाद में वो रिपोर्ट, आईपीसीसी की जो रिपोर्ट है वो जब अपना क्लाइमेट चेंज के लिए जो कोप होता है उसके अंदर उसको सबमिट करती है, और उसके बेसिस पे जो है वो डिसीजन लिए जाते हैं। ठीक है, तो वो तक अपना आईपीसीसी। आईपीसीसी बेसिकली एक साइंटिफिक एविडेंस प्रोवाइड करवाती है हमारे पॉलिसी मेकर्स को रिगार्डिंग द ग्रीन हाउस गैसेज एमिशन, ये थोड़ा आपको आइडिया होना चाहिए। देन वी हैव वर्ल्ड मेटीरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO, ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, और 192 जो स्टेट्स हैं या टेरिटरीज हैं वो इसका पार्ट है। ठीक है, इट ओरिजिनेटेड फ्रॉम इंटरनेशनल मेटीरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन which was established in 1873 under वियना इंटरनेशनल मेटीरियोलॉजिकल कांग्रेस। ठीक है, देखिए होता क्या है, जब कोई इंटरनेशनल कन्वेंशंस होती हैं तो उसको रेटिफाई किया जाता है। रेटिफाई कहाँ होता है? नेशनल जो पार्लियामेंट होती हैं हर देश की, वहां के अंदर उसको रेटिफाई किया जाता है। जब कुछ कंट्रीज उसको रेटिफाई कर देती हैं तभी वो ट्रीटी फोर्स में आती है, अदरवाइज वो एनफोर्स नहीं होती है। तो जैसे इन्होंने कोई प्रोटोकॉल किया और फिर बाद में इंडिया की पार्लियामेंट में भी उसके रिगार्डिंग एक कानून बनाया जाएगा, इस तरह से कुछ कंट्रीज को, मिनिमम कंट्रीज की रिक्वायरमेंट होती है, जब वो रेटिफिकेशन होती है तभी वो इंटरनेशनल ट्रीटी जो है वो फोर्स होती है। ठीक है, तो इट वाज एस्टेब्लिश्ड बाय रेटिफिकेशन ऑफ द WMO कन्वेंशन ऑन 1950। तो WMO जो है ये स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशन फॉर द मेटीरियोलॉजी के अंदर में। ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा के अंदर है, और एक कई सारी रिपोर्ट्स भी पब्लिश करती है, जैसे ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन, याद रखना है आपको। और हर साल मार्च 23, यानी कि जिस साल इसको प्रॉपरली अडोप्ट किया गया था उसे हम लोग वर्ल्ड मेटीरियोलॉजिकल डे भी सेलिब्रेट करते हैं। मतलब अप्रैल का महीना चल रहा है, पिछले महीने ही इसको सेलिब्रेट किया गया था। ठीक है, सेलिब्रेट किया गया था। द थीम ऑफ द 2020 वर्ल्ड मेटीरियोलॉजिकल अर्ली वार्निंग एंड द अर्ली, ये एक्चुअली 2020 का नहीं 2022 का है। ये जो थीम है 2022 की थीम है, तो आप इसको थोड़ा सा इसको चेंज कर लें। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन भी आया था 2018 में कहीं ना कहीं। मोमेंटम फॉर द क्लाइमेट, क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ इज एन इनिशिएटिव लॉन्च्ड बाय UNFCCC सेक्रेटेरिएट। ये थोड़ा हम लोग आगे का जाके इसको करेंगे। ठीक है, अरे कहाँ जा रहा है भाई। फिर अपने पास आता है UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम। देखिए 1972 स्टॉकहोम कन्वेंशन, कई बार आपको बता चुका हूं। बेसिकली 1992 का जो स्टॉकहोम कन्वेंशन है वो तो शुरुआत थी इंटरनेशनली, उसके बाद फिर बहुत सारी चीजें हुई, फिर 1992 में सीधा वो सब करके हुआ। हेडक्वार्टर इसका नैरोबी में है, कीनिया के अंदर। स्टॉकहोम से इसकी शुरुआत हुई थी। इट कोऑर्डिनेट्स यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल एक्टिविटीज, असिस्ट डेवलपिंग कंट्रीज फॉर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द पॉलिसीज एंड द प्रैक्टिसेस। ठीक है, इट हैज बीन एक्टिव इन द फंडिंग एंड द इंप्लीमेंटिंग एनवायरमेंटल रिलेटेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स ऑल्सो। और जो हमारा ग्लोबल एनवायरमेंटल फैसिलिटी है उसकी इंप्लीमेंटिंग एजेंसी भी है भैया ये। ठीक है, उसके अलावा द इंटरनेशनल साइनाइड मैनेजमेंट कोड, a program best practice for the chemical use at the gold mining operation was developed under UNEP aegis। तो गोल्ड माइंस वगैरह के अंदर जो टॉक्सिन्स निकलते हैं, जो केमिकल्स निकलते हैं, उसको मैनेज करने के लिए भी इंटरनेशनल साइनाइड मैनेजमेंट जो कोड बनाया गया है दैट इज अंडर UNEP। इस तरह की इंफॉर्मेशन होती है जो आपसे प्रीलिम्स में पूछी जाती है, जो यूजली हमारे कंटेंट के अंदर ऐड नहीं होता है, जो या फिर जो हम लोग इग्नोर कर देते हैं अननोइंगली, ये चीज एग्जाम में आपसे पूछ ली जाती हैं। द थ्री मेन सोर्स ऑफ द फंडिंग ऑफ द यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट आर UN रेगुलर बजट जो उसका होता है, उसके अलावा एनवायरमेंटल जो फंड्स होते हैं, उसके अलावा जो गवर्नमेंट्स वगैरह के द्वारा कॉन्ट्रीब्यूशन यहाँ पे किए जाते हैं, तो वो सबसे इसको फंडिंग मिलता है। और ये रिपोर्ट भी इशू करता है जिसका नाम है एनवायरमेंट एमिशंस गैप रिपोर्ट। ठीक है, एमिशंस गैप रिपोर्ट। तो बेसिकली ये क्या करता है, एमिशन गैप रिपोर्ट जो अपना जो पेरिस अग्रीमेंट के अंदर जो हम लोगों ने कंट्रीब्यूशंस का जो प्रॉमिस किया हुआ है उसको असेस करता है बेसिकली,
ताकि जो टेम्परेचर है दुनिया का वो 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहे या फिर मैक्सिमम 2 डिग्री तक जाए और अपना टारगेट हम लोग अचीव कर लें। तो दैट इज ऑल्सो डन बाय एमिशंस गैप रिपोर्ट। उसके बाद आता है स्कार। ठीक है, स्कार क्या है? ये एक इंटरडिसिप्लिनरी बॉडी है, यूनाइटेड इंटरनेशनल काउंसिल फॉर द साइंस ICSU के द्वारा। इट वाज एस्टेब्लिश इन 1958। ठीक है, एंड इट वाज अनाउंस्ड ड्यूरिंग द इंटरनेशनल जियोफिजिकल ईयर ऑफ 1957-58। इसका काम क्या है? इसका बेसिक जो फोकस है वो अंटार्कटिका रीजन में होता है, अंटार्कटिका रीजन में। ठीक है, जो अंटार्कटिका रीजन में साइंटिफिक जो रिसर्च वगैरह की जाती हैं उनको कोऑर्डिनेट करने का काम करता है स्कार। ठीक है, द साइंटिफिक बिजनेस ऑफ स्कार इज टू कंडक्ट स्टैंडिंग साइंटिफिक ग्रुप्स। इट ऑल्सो प्रोवाइड द साइंटिफिक एडवाइस टू द अंटार्कटिक ट्रीटी कंसल्टेटिव मीटिंग्स। ठीक है, ये थोड़ा आपको आइडिया होना चाहिए। और an executive committee elected from the delegates is responsible for the day-to-day administration of the SCAR through its secretariat and the Scott Peter Research Institute at the Cambridge, England। तो कैम्ब्रिज इंग्लैंड में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, और 2002 में इसको एक अवार्ड भी दिया गया था। ठीक है, प्रिंस ऑफ ऑस्ट्रियाज अवार्ड फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन। तो थोड़ी थोड़ी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ये वो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जो न्यूज वगैरह में यूजली नहीं रहती हैं, बहुत ही रेयरली न्यूज में आती हैं, लेकिन यूपीएससी ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन की तलाश में रहता है और हमसे पूछता है क्वेश्चंस। चलिए, वर्ल्ड नेचर ऑर्गेनाइजेशन WNO, इट वाज बोर्न इन 2010 बाय स्टेट्स विच आर थ्रेटेंड बाय राइजिंग सी लेवल। तो ये सबके द्वारा नहीं बनाया गया था। ऐसे छोटे छोटे जो आइलैंड्स हैं, जो कंट्रीज हैं, जो कि उनको लगता है फ्यूचर में सी राइज की वजह से वो डूब सकती हैं, तो उनके द्वारा ये बनाया गया था। ठीक है, और it officially entered into force in 2014। India is not a member of it। It's a very important fact for the prelims। हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर द नेचर, WWFP इसको बोल सकते हैं। पहले इसका नाम एक्चुअली यही था, बाद में इसका नाम चेंज कर दिया गया। पहले इसका नाम था वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। ये फॉर नेचर जो है बाद में ऐड किया गया। इट वाज एस्टेब्लिश इन 1961। ठीक है, इससे पहले जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन थी कंजर्वेशन फाउंडेशन, तो ये उसका कंटिन्यूएशन है बेसिकली। पर्पस क्या है? टू कंजर्व नेचर एंड रिड्यूस द मोस्ट प्रेसिंग थ्रेट टू द डाइवर्सिटी ऑफ द लाइफ। ठीक है, WWF वर्क्स इन एरिया ऑफ द क्लाइमेट, फूड, फॉरेस्ट, फ्रेश वाटर, ओशियंस एंड द वाइल्ड लाइफ प्राइमरीली। ठीक है, देखिए कुछ रिपोर्ट वगैरह भी इशू करता है, ये कुछ कैंपेन्स वगैरह भी चलाता है, जैसे हमारा जो अर्थ आवर है। ठीक है, एंड डेट फॉर द नेचर स्वॉप, ये अर्थ आवर के बारे में ऑलरेडी यूपीएससी में क्वेश्चन आ चुका है। वो एक्चुअली आपका इसी के द्वारा किया जाता है, WWF के द्वारा। लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट है जो 1988 में शुरू हुई थी, वो भी इन्हीं के द्वारा की जाती है। साल में 2 बार उस पब्लिक को जो है रिलीज किया जाता है। लिविंग प्लेनेट इंडेक्स के तहत कंट्रीज को यहाँ पे रैंक भी दिया जाता है। तो ये सब किया जाता है WWF के द्वारा, काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ऑलरेडी यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है। साउथ एशिया वाइल्ड लाइफ एनफोर्समेंट नेटवर्क, जो है 7, आप इसे 7 से भी याद कर सकते हो। हालांकि यहाँ पे 7 नहीं 8 कंट्रीज हैं, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। तो ऐसी कुछ रेयर ऑर्गेनाइजेशन आपको देखने को मिलेंगी जिसमें दोनों कंट्री पार्टिसिपेट करती हैं। ठीक है, तो इट एम्स एट वर्किंग एज अ स्ट्रॉन्ग रीजनल इंटर गवर्नमेंटल बॉडी टू कम्बैटिंग वाइल्ड लाइफ क्राइम बाय अटेम्प्टिंग कॉमन गोल एंड अप्रोचेस फॉर द कम्बैटिंग इलीगल ट्रेड जो होती है उसको रोकने का काम करता है। काठमांडू, नेपाल में इसका सेक्रेटेरिएट है। ठीक है, तो अडॉप्शन ऑफ द C1 स्टैट्यूट एनविजन्स इंडिया बीइंग पार्ट ऑफ द रीजनल इंटरगवर्नमेंटल बॉडी इन कॉम्बैटिंग वाइल्ड लाइफ क्राइम इन द रीजन एंड बियॉन्ड। ये तो कोई खास इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। फिर अपने पास आता है भैया IUCN, 1948 में बनाया गया था, और ये एक NGO है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी है, जिसका हेडक्वार्टर जो है ग्लैंड, स्विट्जरलैंड के अंदर पड़ता है। ठीक है, पहले इसका नाम कुछ और हुआ करता था। इट यूज्ड टू बी कॉल्ड एज इंटरनेशनल यूनियन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द नेचर। ठीक है, 1948 से 56 के बीच में। बाद में जो है, और इसको एंड वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन 1990 और 2008 के बीच में। बाद में हम लोगों ने इसका नाम चेंज करके IUCN कर दिया। ये सबसे ज्यादा एक ही चीज के लिए जाना जाता है, रेड लिस्ट के लिए, आपको ये अच्छे से पता ही है। ठीक है, और ये जो इट इज फंडेड बाय द गवर्नमेंट्स, बायलेटरल, मल्टीलेटरल एजेंसीज, फाउंडेशन, मेंबर ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा फंडिंग की जाती है। ठीक है, इट इज गवर्न्ड बाय अ काउंसिल इलेक्टेड बाय मेंबर्स ऑर्गेनाइजेशन एवरी 4 years एट द UN
यूनाइटेड IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस, ठीक है। और यूनाइटेड नेशंस के अंदर जो है कंसल्टेटिव स्टेटस भी इसको मिला हुआ है, तो उसके अंदर पार्टिसिपेट करता है भैया, और ये काफी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू काफी इंपॉर्टेंट होता है उनके लिए, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड जो WWF बनाया गया था, उसके अंदर भी इसने पार्टिसिपेशन है। और वर्ल्ड कंजर्वेशन मॉनिटरिंग सेंटर WCMC, ठीक है, उसके अंदर भी ये इन्वॉल्व है। उनके एस्टेब्लिशमेंट से लेके उनका कंसल्टेटिव रोल ये जो है करता है, ठीक है। इंडिया इसका मेंबर 1969 के अंदर बना था, और अभी जो बर्ड लाइफ इंटरनेशनल इंडिया है वो भी इसके अंदर पार्टिसिपेट करता है विद बॉम्बे सोसाइटी, ठीक है। द IUCN इंडिया कंट्री ऑफिस वाज एस्टेब्लिश इन 2007 इन न्यू दिल्ली। तो ये थोड़ी प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से इंफॉर्मेशन आपके लिए दिया गया है। बर्ड लाइफ इंटरनेशनल के बारे में हम लोग पहले कई बार बात कर चुके हैं। IUCN का जो ऑफिशियल पार्टनर है जो कि बर्ड्स की रेड लिस्ट इशू करता है, दैट इज बर्ड लाइफ इंटरनेशनल। UPSC में ऑलरेडी अ क्वेश्चन बीन आस्क्ड फ्रॉम हियर। इट वाज फॉर्मरली नेम्ड वाज द इंटरनेशनल यूनियन फॉर द बर्ड प्रिजर्वेशन, बाद में इसका नाम चेंज कर दिया गया। इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 2022। इट्स अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इट इज एन NGO, ठीक है। कैम्ब्रिज यूनाइटेड नेशन के अंदर इसका हेडक्वार्टर है, और अपने तरह की दुनिया की लार्जेस्ट एक ऑर्गेनाइजेशन है ये, जो कि बर्ड्स के फील्ड में काम करती है, फील्ड में काम। और इसका अलग अलग तरह से रीजनल सेंटर्स इसके बने हुए हैं, जैसे अफ्रीका, अमेरिका, एशिया, यूरोप, सेंट्रल एशिया, मिडल ईस्ट, पैसिफिक ओशन वगैरह के वहाँ के इसके अलग अलग सेंटर्स जो है वो बने हुए हैं, ठीक है। और ये थोड़ा सा आप देख सकते हो। रेड लिस्ट के लिए जो है बेसिकली जाना जाता है, और रेड लिस्ट को भी अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। ग्लोबल थ्रेटेंड स्पीसीज, रिस्ट्रिक्टेड रेंज स्पीसीज, बायोम रिस्ट्रिक्टेड स्पीसीज वगैरह। वो जो बेसिकली हमारा मेजर फोकस इसी के ऊपर होना चाहिए, IUCN रेड लिस्ट के ऊपर। और जो क्रिटिकल एंडेंजर्ड स्पीसीज हैं, एंडेंजर्ड स्पीसीज या वल्नरेबल स्पीसीज हैं, उनकी लिस्ट ये इशू करता है। नेक्स्ट अपने पास आता है, दैट इज कॉल्ड साइट्स, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज। इसे वॉशिंगटन कन्वेंशन भी कहा जाता है, एंड इट एंटर्ड इनटू फोर्स इन 1975। इसका नाम ही से आप समझ जाओगे, कन्वेंशन ऑन द इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज। तो एंडेंजर्ड स्पीसीज की जो भी इंटरनेशनल ट्रेड की जाती है उसको रेगुलेट करता है, और एंडेंजर्ड स्पीसीज की ट्रेड को डिस्करेज भी करता है। नहीं होना चाहिए ना भाई, वो एंडेंजर्ड स्पीसीज हैं, एंड इट इज लीगली बाइंडिंग ऑन द पार्टीज। बट ये जो हमारे जो देशों के जो नेशनल लॉज होते हैं उनको चेंज नहीं करता है, बट इट इज लीगली बाइंडिंग ऑल्सो। इसका जो हेडक्वार्टर है वो जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है, एंड इट इज एडमिनिस्ट्रेड बाय द यूनाइटेड नेशन अंडर इट्स UNEP प्रोग्राम, जो कि 1972 में स्टॉकहोम के अंदर बनाया गया था। और इसी तरह की एक ट्रीटी अपने पास आती है, मॉनिटरिंग एंड द इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट, जिसे हम लोग माइक कहते हैं, ठीक है। चलिए, जो नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन अपने पास है, दैट इज वर्ल्ड नेचर ऑर्गेनाइजेशन, WNO। इट वाज स्टार्टेड एक्चुअली इन 2010, और ये ऐसी जो छोटे छोटे आइलैंड्स हैं जहां जिनके ऊपर बहुत ज्यादा खतरा है सी लेवल राइज होने का, तो उनके द्वारा ये बनाया गया था। इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ दिस, एंड इट वाज एक्चुअली ऑफिशियली एंटर्ड इनटू फोर्स इन 2014। जेनेवा के अंदर जो है इसका हेडक्वार्टर है। ये आपको थोड़ा पता होना चाहिए। तो बेसिकली ये उन आइलैंड्स के ऊपर फोकस करते हैं, उन छोटे छोटे कंट्रीज के ऊपर फोकस करते हैं जो कि या तो बहुत कोस्टल एरियाज में है, या फिर कोई आइलैंड कंट्रीज हैं जिनके ऊपर सबसे ज्यादा डेंजर आता है जब सी लेवल राइज होगा। तो दे एक्चुअली आस्क फॉर द असिस्टेंस, टेक्निकल असिस्टेंस, फाइनेंशियल असिस्टेंस एंड द इंफ्रास्ट्रक्चर असिस्टेंस फॉर द अदर कंट्रीज जिनके पास पैसा वैसा है। तो उसके बारे में बात करते हैं, चलिए। ग्लोबल अलायंस फॉर द क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर, GACSA, क्या कहता है? इट इज एन इंक्लूसिव, वॉलंटरी एंड एक्शन ओरिएंटेड मल्टी स्टेक होल्डर प्लेटफॉर्म ऑन क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर। तो इसका बेसिकली मेन पर्पस वो यही है कि जो हम लोग एग्रीकल्चर करते हैं, फूड सिक्योरिटी इंश्योर करें, न्यूट्रिशन इंश्योर करें, और क्लाइमेट चेंज से जो डैमेज होता है एग्रीकल्चर क्रॉप्स को वो मिनिमम से मिनिमम, उसके बारे में ये बात करता है, ठीक है। और एक्शन ओरिएंटेड है। बेसिकली ये अलग अलग कंट्रीज में एक्चुअली में जाके प्रोजेक्ट चलाता है, और जो वॉलंटरली आप इसका पार्टिसिपेट कर सकते हो। अलग अलग गवर्नमेंट्स, इंटरनेशनल रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, वो यहाँ पे जाके पार्टिसिपेट कर सकती हैं। फार्मर ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह भी, सिविल सोसाइटी के लोग भी यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। तो कोई ऐसी बाइंडिंग और ऑब्लिगेशन वगैरह आपके ऊपर नहीं लगती हैं कि यही करना एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, ये वो नहीं करनी है। नो, आपके लोकली
जो भी कंडीशन सुटेबल है आप उसके हिसाब से एग्रीकल्चर कीजिए, लेकिन ऐसी एग्रीकल्चर करिए जो कि क्लाइमेट स्मार्ट हो। जैसे हीट वेव आया, रेनफॉल आ गया, साइक्लोन्स आ गया, तो उससे कम डैमेज हो, ठीक है, उसकी बात ये करता है। आर्कटिक काउंसिल, ये हम लोग पहले कर चुके हैं आर्कटिक काउंसिल, बट आपको बता देता हूं आर्कटिक काउंसिल बेसिकली है क्या। आर्कटिक काउंसिल जो है 8 कंट्रीज का ग्रुप है जो कि सरकम पोलर कंट्रीज हैं, जैसे कनाडा, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, रशिया, स्वीडन और यूनाइटेड स्टेट्स। इनके अलावा कई सारे स्टेट्स को, कई सारी कंट्रीज को यहाँ पे ऑब्जर्वर स्टेटस भी दिया गया है जिनके पास वोटिंग पावर नहीं है। तो 13 ऐसी कंट्रीज हैं और इंडिया भी इसका पार्ट है। ये आपको याद होना चाहिए कि इंडिया आर्कटिक काउंसिल का ऑब्जर्वर मेंबर है, फुल फ्लेज मेंबर नहीं है, क्योंकि आर्कटिक के अंदर हमारा तो कोई हिस्सा ही नहीं है भैया। तो काम, इसका पर्पस क्या, इसका पर्पस है टू प्रमोट कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन एंड इंटरेक्शन अमंग द आर्कटिक स्टेट्स, ताकि आर्कटिक के अंदर जो बायोडाइवर्सिटी है, उसका जो क्लाइमेट है वो इंटैक्ट रह सके। इसको जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, ट्रोम्सो, नॉर्वे के अंदर, ये आपको आइडिया होना चाहिए। चलिए, ट्रैफिक वाइल्ड लाइफ ट्रेड मॉनिटरिंग नेटवर्क, तो जैसे इसके नाम से ही समझ में आता है, जो हमारे थ्रेटेंड स्पीसीज होते हैं, जिनकी ट्रैफिकिंग होती है, जिनके इलीगल ट्रेड होती है, तो उसको रोकने का ये काम करता है। इट इज अ लीडिंग नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग ऑन द वाइल्ड लाइफ ट्रेड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बोथ बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, ये जो प्रोग्राम है वो किस किस के द्वारा चलाया गया, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के द्वारा और IUCN के द्वारा 1976 में इसका एस्टेब्लिश किया गया था, और यूनाइटेड किंगडम कैम्ब्रिज के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। तो इसका क्या इंश्योर करता है, ये इंश्योर करता है दैट ट्रेड इन द वाइल्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स, देखिए खाली एनिमल ही इंक्लूड नहीं है, प्लांट भी इंक्लूड है, कि जब उनका ट्रेड वगैरह हो तो कंजर्वेशन एफर्ट्स को थ्रेट नहीं होना चाहिए, उसके बारे में बात करता है। इट इज गवर्नड बाय अ ट्रैफिक कमेटी विच इज स्टीयरिंग ग्रुप कंपोज ऑफ द मेंबर्स फ्रॉम द WWF एंड द IUCN। थोड़ा आपको आइडिया होना चाहिए। और इसका कैंपेन भी चलाया है इसने, एक वांटेड अलाइव करके। ये क्या करता है, ये 4 जो एशियन बिग कैट्स हैं, टाइगर, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, क्लाउडेड लेपर्ड, ठीक है, उनके कंजर्वेशन की बात करता है। वांटेड अलाइव, ये आपको पता होना चाहिए कि ये किसके द्वारा चलाया गया है। ठीक है, इंडिया में 1991 के अंदर ये आया और उसके बाद से हम लोग इसका पार्ट है। ग्लोबल एनवायरमेंटल फैसिलिटी GEF, ये क्या है, इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन अक्टूबर 1991 एज अ $1 बिलियन पायलट प्रोजेक्ट बाय द वर्ल्ड बैंक। इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसको कभी वही काम है जो हर किसी का है, ग्लोबल एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है, एनवायरमेंटल सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रैक्टिस को प्रमोट करना है। वॉशिंगटन इसका हेडक्वार्टर है अमेरिका में। 193 कंट्री जो है इसके अंदर पार्टिसिपेट करती हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत सारे जो सिविल सोसाइटी के ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं वो सब इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और ये मैनेज किया जाता है किसके द्वारा, UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, वर्ल्ड बैंक एंड यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम, इनके द्वारा ये मैनेज किया जाता है। ठीक है, इसका मेन पर्पज क्या है, इसका पर्पज है ग्रांट प्रोवाइड करवाता है, ऐसे प्रोजेक्ट्स को ग्रांट प्रोवाइड कराता है जो बायोडाइवर्सिटी के, क्लाइमेट चेंज और इंटरनेशनल वाटर, लैंड डिग्रेडेशन, ओजोन लेयर वगैरह के बारे में चलते हैं, उनको ग्रांट प्रोवाइड कराता है। ठीक है, तो ये कई सारी ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी हैं हमारी जिनके लिए फंडिंग का काम करता है, जैसे कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन द क्लाइमेट चेंज UNCCD, और स्टॉकहोम कन्वेंशन परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट जो मीनामाता कन्वेंशन वगैरह होती है उसके लिए फंडिंग प्रोवाइड कराता है ये। ठीक है, ग्लोबल क्लाइमेट चेंज अलायंस, it was established in 2007 to strengthen the dialogue, cooperation and the developing countries, developing country, developed country नहीं, और खासकर सबसे ज्यादा जो फोकस किया जाता है वो किया जाता है लीस्ट डेवलप्ड कंट्री के ऊपर, और जो कि आइलैंड कंट्रीज हैं उनके ऊपर फोकस किया जाता है, जैसे सेचल्स, मालदीव्स, उनके ऊपर ज्यादा फोकस होता है। ठीक है, 2014 में इसका जो है एक हम लोगों ने फ्लैगशिप इनिशिएटिव भी चलाया, और इट बिगेन विद द यूरोपियन कमीशन न्यू मल्टी एनुअल फाइनेंशियल फ्रेमवर्क 2014 से 2020 के बीच में। इसका बेसिकली काम यही है कि जो वल्नरेबल कंट्रीज होती हैं, जो आइलैंड कंट्रीज होती हैं, उनकी प्रोटेक्शन करनी है। ठीक है, उनको इकोसिस्टम बेस्ड एडेप्टेशन टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करवानी है, जेंडर इक्वालिटी के ऊपर भी काम करता है, माइग्रेशन वगैरह के ऊपर काम करता है, तो वो सारी चीजें हैं। ठीक है, तो इट फोकसेस ऑन इट्स टेक्निकल सपोर्ट ऑन द 3 प्रायोरिटी एरियाज, क्लाइमेट चेंज,
इंक्रीजिंग रिलीजियंस ऑन द क्लाइमेट रिलेटेड स्ट्रेस शॉक्स, जैसे साइक्लोन्स वगैरह हो गए, हीट वेव हो गया, एंड द सेक्टर बेस्ड क्लाइमेट चेंज अडेप्टेशन एंड द मिटिगेशन स्ट्रेटेजी, जैसे सोलर पावर प्लांट वगैरह लगाना हो गया, वो सब चीजें इसके अंदर में आती है। क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क कैन, ये क्या है? इट्स अ वर्ल्ड वाइड नेटवर्क ऑफ द 1300 नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, एनजीओ जिसको बोलते हैं, इन मोर देन 120 कंट्रीज। इसका काम भी वही है कि जो अलग अलग देशों में जो गवर्नमेंट्स होती हैं वो क्या क्या स्टेप ले रही हैं क्लाइमेट चेंज को लेके, ठीक है, उसके अंदर कोलैबोरेट करना है, थोड़ा रीजनल नेटवर्क बनाना है, हेल्दी एनवायरनमेंट को प्रमोट करना है, वो सारी चीजें होती हैं। तो बेसिकली काम है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। और जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो मीटिंग हुआ था, जिसे हम लोग ब्रूटलैंड कमीशन भी कहते हैं, इसके अंडर में बेसिकली इनका जो विजन है, इसका जो मिशन है, उसको ध्यान में रखते हुए काम करता है कैन। फिर अपने पास आता है ग्लोबल ग्रीन ग्रोथ इनिशिएटिव, GGGI, ग्लोबल ग्रीन ग्रोथ इनिशिएटिव। इट वाज लॉन्च्ड इन 2010 बाय द कोरियन प्रेसिडेंट। तो इनिशियली तो ये लोकल ही था, ठीक है, बाद में इसको जो है इंटरनेशनल कम्युनिटी ने एक्सेप्ट कर लिया। Rio+20 जब मीटिंग किया था हम लोगों ने ब्राजील, रियो के अंदर, जिसे हम लोग 2012 के अंदर, क्योंकि 2019 12 में 1992 में रियो हुआ था, फिर उसके 20 साल के बाद ये हुआ था, इसको बाद में इंटरनेशनली कोलैबोरेट कर लिया गया, ठीक है। इसका जो हेडक्वार्टर जो है सियोल के अंदर है। तो इसका बेसिक काम क्या है? जो हमारे पॉलिसी मेकर्स होते हैं, जो रिसर्चर्स होते हैं, जो प्राइवेट सेक्टर के की एंगेजमेंट होती है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्टिविटीज वगैरह के अंदर, उसको प्रमोट करना इसका काम है, ठीक है। तो बेसिकली ये 3 अप्रोच के ऊपर काम करता है: ग्रीन ग्रोथ प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन, नॉलेज डेवलपमेंट एंड द मैनेजमेंट, एंड पब्लिक प्राइवेट कोऑपरेशन। तो प्राइवेट सेक्टर भी खूब इन्वॉल्व रहता है यहाँ पे, ठीक है। चलिए, ग्लोबल टाइगर फोरम ये क्या है? इट वाज फॉर्म्ड इन 1994। इसका जो सेक्रेटरी है वो न्यू दिल्ली के अंदर है। और इट इज GTF इज द ओनली इंटर गवर्नमेंटल एंड द इंटरनेशनल बॉडी कैंपेनिंग टू सेव द टाइगर वर्ल्ड वाइड, ठीक है। ये 3 साल में जो है इसकी एक बार मीटिंग होती है। तो ये टाइगर वगैरह के बारे में बेसिकली इसके जो है ज्यादा फोकस रहता है। साइंटिफिक रिसर्च करना हुआ, इलीगल ट्रेड वगैरह को रोकना हुआ, इको डेवलपमेंट प्रोग्राम वगैरह जो चलाने होते हैं, तो उन सबको कोऑर्डिनेट करता है अपना ग्लोबल टाइगर फोरम। फिर अपने पास आता है फॉरेस्ट कार्बन पार्टनरशिप फैसिलिटी, FCPB। FCPB करंटली हैज 47 रेड कंट्री पार्टिसिपेशन, मतलब जो डेजर्टिफिकेशन के बारे में बात कर रहा है ये, ठीक है। जिसमें 18 अफ्रीका में है, 18 लैटिन अमेरिका, कैरिबिया, और 11 जो है एशिया पैसिफिक के अंदर आता है। वर्ल्ड बैंक अज्यूम्स द फंक्शंस ऑफ द ट्रस्टी एंड द सेक्रेटेरिएट। वर्ल्ड बैंक, इंटर अमेरिकन डेवलपमेंट बैंक, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम आर डिलीवरी पार्टनर्स under the readiness and the responsible for the providing RED plus readiness support service to the distinct countries, ठीक है। FCPB फंक्शन मैकेनिज्म वगैरह ये सब कुछ आपने ऐसा नहीं करना है, ठीक है। कार्बन फंड की जो स्ट्रेटेजी होती है उसको अचीव करने में ये हेल्प करता है, ठीक है। चलिए, लास्ट जो ऑर्गेनाइजेशन आज की वीडियो में आती है, दैट इज पार्टनरशिप फॉर द एक्शन ऑन द ग्रीन इकोनॉमी, जिसे हम लोग कहते हैं पेज। इट वॉज एस्टेब्लिश इन 2013 एज अ रिस्पॉन्स टू Rio+20, क्योंकि 2012 में Rio+20 हुआ था, तो उसके बाद हम लोगों ने ये बनाया था, ठीक है। और इसका मेन काम क्या रहता है? इट इज लाइक ग्रीनर एंड द मोर इंक्लूसिव ग्रोथ ट्रेजेक्टरीज को इनिशिएटिव करना, इसका जो है काम रहता है। तो पेज ब्रिंग्स टुगेदर द 5 UN एजेंसीज: UN एनवायरमेंट, International Labour Organization, UN Development Program, UN Industrial Development Organization, and the UN Institute for the Training and Research. PACE represents a mechanism to coordinate UN action on green economy and to assist countries in achieving the monitoring emerging sustainable development goal, especially sustainable development goal 8, which talks about the promote sustained inclusive sustainable economic growth full and the productive। तो इसके बारे में बेसिकली बात करता है। तो सिंपली आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन स्पेसिफिकली फोकस ऑन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 8, उसका नाम याद होना चाहिए, विच इज पेज। तो these are some of the organizations that we have covered in this video। and जो थोड़ी बहुत छोटी छोटी, जैसे CMS अपना रह गया, स्टॉकहोम, वो हम लोग थोड़ा आगे करेंगे जब आपको मैं कन्वेंशंस के बारे में पढ़ाऊंगा, ठीक है। सारी इंफॉर्मेशन फैक्चुअल ही है, इसमें कोई कंसेप्चुअल एज सच तो है नहीं, लेकिन यस, एक बार अगर आप वीडियो देखोगे उसके बाद अब इस कंटेंट को पढ़ोगे, आपको बहुत जल्दी याद हो जाएगा, और यहाँ से काफी सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बेसिकली फोकस करेंगे कन्वेंशंस, और कन्वेंशंस के अंदर में अगर कुछ ऑर्गेनाइजेशंस कवर होंगी, छोटी जो कन्वेंशन से जुड़ी हुई होगी, तो डेफिनेटली वो भी हम लोग कवर करेंगे। इसके साथ अगर आप करंट अफेयर पढ़ोगे, जो कि चैनल पे ऑलरेडी वीडियो आ चुकी है, तो और कंसेप्चुअल क्लैरिटी जो हम लोगों ने शुरुआत के 2 लेक्चर किए थे, 3 लेक्चर,
उसके साथ अगर आप करते हो तो पूरा एनवायरमेंट आपका बहुत अच्छे से कवर हो जाता है। देखिए, पढ़ने का जितना मर्जी पढ़ लीजिए, 100 आउट ऑफ 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है यूपीएससी में। लेकिन यस, अगर आप इतना कंटेंट पढ़ लेते हो तो काफी हद तक मैं कहूंगा आप कॉन्फिडेंस के साथ आप बहुत सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आओगे, और विद गुड एफिशिएंसी ऑल्सो। अब वो रिवीजन के ऊपर डिपेंड करता है, आपको कई बार रिवीजन करनी पड़ेगी तभी कंटेंट याद रहता है। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं, और अगली वीडियो हम लोग लेके आएंगे जिसमें हम कन्वेंशन के बारे में बात करेंगे। कन्वेंशन फॉर द क्लाइमेट चेंज, कन्वेंशन फॉर द बायोडाइवर्सिटी, कन्वेंशन फॉर द ओजोन, और कन्वेंशन फॉर द डाइजर्टिफिकेशन, वो सब हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। उसमें हम लोग इंटरनेशनल भी करेंगे और इंडिया का पर्सपेक्टिव भी करेंगे। सो दैट इज ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।